तो ये आपको इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 12 होगा। पार्ट 12 के अंतर्गत यहाँ पर हम अध्याय 7 इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 12 होगा। अध्याय 7 संसाधन रिसोर्सेज बारे में पढ़ेंगे। इसको देखिए, आपके यहाँ पे है संसाधन रिसोर्सेज। देखिए सबसे पहले इसको अगर देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया। तो प्राकृतिक संसाधनों का जो वर्गीकरण हुआ वो आपको दो प्रकार से हुआ। एक हुआ दो प्रकार से हुआ। पहला वो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर आपको हुआ। उसके बाद संसाधनों के विकास के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के विकास के आधार पर हुआ। तो अब उत्पत्ति के आधार पर जो आप देखिए भूमि, मिट्टी, पानी, पौधे, जानवर, खनिज, ऊर्जा संसाधन। भूमि, मिट्टी, पानी, पौधे, जानवर, खनिज, ऊर्जा संसाधन हुआ। देखिए संसाधनों के विकास के आधार पर, संसाधनों के विकास के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहला है क्षमता के आधार पर, उसके बाद है वास्तविक आधार पर। तो क्षमता के आधार पर देखिए क्या कि क्षमता में क्या कि संसाधन जो क्षेत्र में पाए जाते हैं, संसाधन जो क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उचित उपयोग नहीं होता है। अब जैसे उदाहरण असम और ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की विशाल क्षमता है, लेकिन अभी भी इसका पूर्ण पूर्ण शोषण और उपयोग करना है। इसका पूर्ण शोषण और उपयोग करना है। अब के वास्तविक आधार पर जो यहाँ पर कहा गया है, संसाधनों का संरक्षण किया गया है और वास्तविक उपयोग के निर्धारण संसाधन का संरक्षण किया गया है और वास्तविक उपयोग के लिए निर्धारण। इसमें देखिए प्रौद्योगिकी और कीमत संलग्न आधारित है। संरक्षित संसाधन है जिस भाग देखिए जिसका भाग उपलब्ध है, जिसका भाग उपलब्ध प्रौद्योगिकी से लाभार्थ विकास किया जा सकता है। फिर उदाहरण के विश्व में धातु लोह की कीमतों में वृद्धि इसके प्रयोग को लाभदायक बनाते हैं। विश्व में आपको उदाहरण विश्व में धातु लोह की कीमतों में वृद्धि इसके प्रयोग को लाभदायक बनाती है। निम्न स्तर अयस्क के बाद भी इस प्रकार संसाधन संरक्षण में बदल गया है। अब की नेचुरल रिसोर्स की बात यहाँ पर आपको की गई। नेचुरल रिसोर्स की जो बातें हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए नेचुरल रिसोर्स की हम बातें करते हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधन जिसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। कोई पदार्थ या ऊर्जा जो पर्यावरण से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग जीवित जीवों द्वारा होता है, जिनमें मानव भी सम्मिलित है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। संसाधनों पर किसी देश का विकास निर्भर करता है। विशाल भारत में बहुत से संसाधन पाए जाते हैं। इनके अनुकूलतम उपयोग ही से टिकाऊ विकास समय। प्राकृतिक संसाधन वायु, जल, मृदा, खनिज, जीवाश्म ईंधन, पौधे तथा वन्य जीव शामिल है। इनमें बहुत से प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है, जैसे वायु, जल तथा पौधे से अनेक अन्य दूसरी भौतिक वस्तु तथा इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। एक वर्गीकरण संसाधनों को उद्गम स्रोत सोर्स ऑफ ओरिजिन के आधार पर किया जाता है। तदनुसार भूमि, मृदा, जल, पौधे, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन इत्यादि संसाधन है। देखिए यहाँ पर संसाधनों का हम देखिए क्या कि संसाधनों का दूसरा वर्गीकरण उनके विकास चरण के आधार पर किया जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन जिनका अभी उपयोग नहीं हो रहा, गर्भित अथवा संभाव्य संसाधन पोटेंशियल रिसोर्सेज कराते हैं। उदाहरण के आपको असम राज्य तथा ब्रह्मपुत्र नदी की जल संसाधन क्षमता बहुत है, परंतु अभी भी इसे पूर्ण रूप से निर्धारित एवं उपयोग नहीं किया जा सका है। देखिए जिन संसाधनों का संरक्षण किया जा चुका है, जिनका वास्तविक उपयोग के लिए परिमाण निर्धारित किया जा चुका है, वे वास्तविक संसाधन एक्चुअल रिसोर्स कहलाते हैं। वास्तविक संसाधनों का विकास उपलब्ध तकनीक तथा लागत खर्च पर निर्भर करता है। वास्तविक संसाधन का वह भाग जिसका विकास उपलब्ध तकनीकी द्वारा लाभ के लिए किया जा सके। संसाधन भंडार अथवा सुरक्षित संसाधन रिजर्व रिसोर्स कहलाता है। उदाहरण के किसी धातु के विश्व मूल्य में बढ़ोतरी, जैसे लोहा के कारण उस धातु के निम्न कोटि के एक्स का उपयोग लाभ के लिए किया जा सकता है। और इस तरह कोई संसाधन सुरक्षित रिजर्व रिसोर्स बन जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय रिन्यूएबल तथा गैर नवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल संसाधनों वर्गीकृत किया जा सकता है। इन संसाधनों की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। नवीकरणीय संसाधन के रिन्यूएबल रिसोर्स की बात
करते हैं। वह संसाधन जिससे देखिए वह संसाधन जिसे पुनर्जीवित किया जा सके तथा जिसकी आपूर्ति अति शीघ्र हो सके नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। कुछ ऐसे संसाधन हमेशा उपलब्ध रहता है, मानव क्रियाओं से प्रभावित नहीं होता, मानव क्रियाओं से प्रभावित नहीं होते हैं, जिससे नहीं मानव क्रियाओं से प्रभावित नहीं होते हैं, जैसे जैसे सौर तथा परमाणु ऊर्जा। दूसरी ओर देखिए दूसरे उपयोग के कारण कई संसाधन कम होते जाते हैं। इन संसाधनों का आपूरण भविष्य हम देखिए इन संसाधनों का आपूरण भविष्य में इनके उपयोग पर बगैर पाबंदी लगाए किया जा सकता है, बशर्ते इनके उपयोग की दर इनके आपूरण की दर से कम हो। इस प्रकार एक प्रवाह फ्लो कायम रहता है। कुछ संसाधन जैसे फसल पुनर्जीवित होने में कम समय लेते हैं, दूसरी और कुछ संसाधन जैसे जल को पुनर्स्थापित करने में तुलनात्मक दृष्टि से अधिक समय लगता है। कुछ अन्य संसाधन जैसे वन को पुनर्स्थापित करने में और भी अधिक समय लगता है। गैर नवीकरणीय संसाधन देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की देखते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधनों का निर्माण एक दीर्घ भूगर्भीय समय लेता है। खनिज तथा जीवाश्म ईंधन पेट्रोल आदि अनवीकरणीय संसाधन उदाहरण है। चूंकि उनका निर्माण अत्यधिक धीमा होता है, इसलिए देखिए इसलिए उनका आपूरण एक निर्धारित समय के अंदर करना मुश्किल है। यद्यपि समान रूप से ये संसाधन भारी मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु इनका वितरण समान नहीं। इनका आर्थिक उपयोग तभी होता है जब ये पर्याप्त रूप से भारी मात्रा उपलब्ध हो तथा इनका निष्कर्षण संभव हो। इनमें से कुछ संसाधन जैसे सोना, चांदी तथा लोहा प्रकृति से पुनः चक्रणीय रिसाइक्लेबल है। इसका अर्थ है कि अक्ष से प्राप्त धातु मात्रा आवश्यक है। इसका अर्थ है कि अक्ष से प्राप्त धातु मात्रा आवश्यक रूप से संसाधित होने के बाद दोबारा उपयोग हो सकते था। इस प्रक्रिया का प्रयोग फिर से किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, इसलिए इन संसाधनों का पुनः चक्रण रिसाइक्लिंग नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्स की बात करते हैं। खनिज दो या दो से अधिक तत्वों का पूर्ण योग होता है। इसका एक स्पष्ट रासायनिक संयोजन तथा परमाणुविक संरचना एग्रीगेट होता है एवं यह अजैविक प्रक्रियाओं से निर्मित होता है। देखिए आर्थिक भूगोल में खनिज शब्द का प्रयोग उन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली वस्तुओं के लिए किया जाता है जिसका खनन हो सकता है अर्थात जो आर्थिक महत्व होते हैं। खनिज सामान्यतः पृथ्वी के भूपटल पर एक्स ऑल्स के रूप में पाए जाते हैं। इसका निष्कर्षण किया जाता है तथा संसाधित कर इसे समाज में आर्थिक लाभ के उपयोग किया जाता है। खनिजों की उपलब्धता प्रति व्यक्ति उपभोग किसी देश के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण सूचक है। भारत देखिए यहाँ पर क्या भारत खनिज संसाधन के मामले में धनी देश है, परंतु इनका वितरण बहुत असमान है। भारत में खनिजों के वितरण का संक्षिप्त वर्णन निम्न में दिया गया। पहले देखिए आपको खनिजों का वितरण देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं। भारत की खनिज संपदा अधिकतर प्रायद्वीपीय भारत के आग्नेय इग्नियस तथा कायांतित सेलो मेटामॉर्फिक रॉक्स में सीमित है। वहीं भारत के विशाल मैदान तथा हिमालय के क्षेत्र धात्विक खनिज लगभग विहीन है। जो राज्य धात्विक तथा गैर धात्विक खनिजों में धनी है वे हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा तथा असम। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में गंगा के क्षेत्र में खनिज संसाधन अत्यंत कम है। अब भारत की खनिज पेटियां देखिए मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया देखिए। भारत की मुख्य खनिज पेटियों मिनरल बेल्ट्स का संक्षिप्त वर्णन निम्न तालिका में आपको दिया गया। तालिका 7.1 से तालिका 7.1 में देखिए यहाँ पर आपको चित्र 7 और तालिका 7.1 देखिए यहाँ पर। ये देखो आपको इंडिया मिनरल बेल्ट्स का एग्जाम्पल है। आपको फिर देखिए यहाँ पर खनिज तालिका आपको तालिका 7.1 में जो यहाँ पर आपको है। इसके बाद आपको यहाँ आगे देखिए आपको क्या है कि छोटा नागपुर का देखिए सबसे पहले आपको मेखला का नाम होगा, क्षेत्र होगा, फिर पाए गए खनिज है, फिर विशेषताएं। तो छोटा नागपुर पठार पहला देखिए छोटा नागपुर मेखला के अंतर्गत आपको जो क्षेत्र है वो धनबाद, हजारीबाग, पलामू, रांची, संथाल, परगना और झारखंड में सिंहभूमि, कटक, धनकेनार, केडूझाड़, क्योझट, कोरापुट, मयूरभंज, संबलपुर और सुंदरगढ़, उड़ीसा और बांकुड़ा, बीरभूम देखिए बीरभूमि, मेदिनीपुर और पुरालिया। हाँ देखिए यहाँ पर आपको केजूझाड़ या क्योझट, कोरापुट, मयूरभंज, संबलपुर और सुंदरगढ़, उड़ीसा और बांकुड़ा, बीरभूम, मेदिनीपुर और पुरालिया पश्चिम बंगाल है। देखो पाए गए खनिज की बात करते हैं। देखिए आपको कोयला, असम, मैग्नीज, इल्मेनाइट, बॉक्साइट, लोहा, यूरेनियम, फॉस्फेट, तांबा, ड्रोमाइट, चीनी मिट्टी और चूना पत्थर। विशेषता की बात करते इस क्षेत्र में दशक काइनाइट 100%
93% रिजर्व 93%, लो एक्स 84%, कोयल और 70% क्रोमाइट है। मध्य भूमि मेखला की बात करते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करते हैं। पाए गए खनिज देखिए मैग्नीज, अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक, देखिए मैग्नीज अयस्क, देखिए यहाँ पर क्या मैग्नीज अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, लिग्नाइट, मार्बल। अब की विशेषता इसका क्या, उसका विशेषता मध्य भूमि मेखला की विशेषता चूना पत्थर है। तो अब देखिए दक्षिणी मेखला का क्षेत्र जो आपको होगा वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु है। पाए गए जो खनिज होंगे वो आपको देखिए सोना, लो अयस्क, क्रोमाइट, मैग्नीज, लिग्नाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी और चूना पत्थर है। पश्चिमी मेखला के क्षेत्र आपको राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र होगा 4 नंबर में, जिसमें पाए गए खनिज जो होगा वो गैर फरोज धातु जैसे तांबा, सीसा, जिंक, यूरेनियम, अभ्रक, मैग्नीज, नमक, एस्बेस्टस, इमारती पत्थर, कीमती पत्थर, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस होगा। हिमालय मेखला देखिए हिमालय मेखला में क्या होगा, हिमालय मेखला जो क्षेत्र होगा वह गोवा, कर्नाटक और केरल होगा। इसका पाए खनिज जो होगा वह लो एक्स, डोलेमाइट, जिरकोन, मोनाजाइट, बालू, गार्टनेट, चीनी मिट्टी, बॉक्साइट, अभ्रक, चूना पत्थर और सोपस्टोन होगा। हिंद महासागर क्षेत्र होगा अरब सागर के, देखिए अरब सागर के महाद्वीपीय कगार और बंगाल की खाड़ी होगा। इसका पाए गए क्षेत्र क्या होगा, खनिज तेल, देखिए खनिज तेल और अभ्रक, देखिए खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, मैग्नीज, फॉस्फेट, बेरियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन लो, टाइटेनियम, सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम, मोनोजाइट, इल्यूमिनाइट, मैग्नीटाइट और गार्नेट होगा। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित तालिका में देखिए 7.2 भारत में विभिन्न प्रकार खनिजों के उत्पादन और देखिए भारत तालिका 2.2 में भारत में विभिन्न प्रकार खनिजों के उत्पादन और उनकी कीमतों को करोड़ों में दर्शाया गया। और वित्तीय वर्ष 2017-18 में देश की अर्थव्यवस्था में धातु और गैर धातु संसाधनों का योगदान क्रमशः रुपए में इतना था। देखिए ये तालिका उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि देखिए आप फिर आपको इसमें है तो छोटा, हाँ यहाँ फिर आपका हासिल कहा गया छोटा नागपुर का पेटी। देखिए यहाँ पर राज्यवार खनिज उत्पादन मूल्य आपको यहाँ पर दिया गया, तो उसका इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो डाटा आपको एनुअल रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है 2018 का, आप निकाल सकते जिस वक्त आपको होगा। अब यहाँ देखिए छोटा नागपुर का पेटी, छोटा नागपुर बेल्ट, यहाँ देखिए छोटा नागपुर बेल्ट, देखिए इस क्षेत्र का छोटा नागपुर बेल्ट के अंतर्गत फिर आपको यहाँ देखिए कि छोटा नागपुर का पेटी, देखिए छोटा नागपुर का पेटी, छोटा नागपुर बेल्ट, इस क्षेत्र का विस्तार आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में है। यह क्षेत्र आपको कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, क्रोमाइट, इल्मेनाइट, बॉक्साइट, लोहा, फॉस्फेट, तांबा, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी, चाइना कलेता, चूना पत्थर खनिजों में धनी है। मुख्य खनिज उत्पादन करने वाले जिले आपको धनबाद, हजारीबाग, पलामू, रांची, संथाल परगना, सिंहभूम, झारखंड, कटक, धनकनार, क्योझर, केंदुझाड़, कोरापुट, मयूरभंज, संबलपुर और सुंदरगढ़ उड़ीसा, बांकुड़ा, बीरभूम, मिदनापुर तथा पुरुलिया पश्चिम बंगाल। इस क्षेत्र में देश के लगभग 100% किएनाइट के भंडार, 93% लो एक्स के, 94% इस क्षेत्र में देश के लगभग 100% किनाइट के भंडार, 93% लो एक्स के, 84% कोयला, 70% क्रोमाइट के भंडार है। यहाँ की मध्य पेटी के बाद मिडिल बेल्ट की बात करती है। यह क्षेत्र देखिए, यह क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यह क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में फैला हुआ है। यह क्षेत्र देखिए यहाँ पर यह क्षेत्र मैग्नीज एक्स, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, लिग्नाइट तथा संगमरमर के मामले में धनी है। देखिए यहाँ पर तीसरा देखिए दक्षिणी पेटी के बाद सॉदर्न बेल्ट है। यह कर्नाटक तथा तमिलनाडु क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में सोना, चांदी, लो एक्स, क्रोमाइट, मैग्नीज, लिग्नाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम, एस्बेस्टॉस, डोलोमाइट, इल्मेनाइट, चीनी मिट्टी तथा चूना पत्थर पाए जाते हैं। देखिए पश्चिमी बेल्ट की बात करते हैं, वेस्टर्न बेल्ट है। यह क्षेत्र राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। यह क्षेत्र अलो धातु जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, यूरेनियम, अभ्रक, मैग्नीज, एस्बेस्टॉस निर्माण के पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के मामले में धनी है। यहाँ देखिए प्राकृतिक गैस के मामले में धनी है। देखिए पांचवा देखिए यहाँ पर क्या कि दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र द साउथ वेस्ट बेल्ट। देखिए यह दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जो आपको यह क्षेत्र गोवा, कर्नाटक तथा केरल में फैला हुआ है। यहाँ लो एक्स, इल्मेनाइट, जिरकोन, मोनाजाइट, बालू, गार्नेट, तांबा, चीनी मिट्टी, बॉक्साइट, अभ्रक, चूना पत्थर तथा सोप स्टोन, खेल खड़ी के भंडार पाए जाते हैं।
देखिए हिमालय के क्षेत्र देखिए आप बता द हिमालयन बेल्ट देखिए सामान्यतः हिमालयन के क्षेत्र में धात्विक खनिज के अल्प भंडार हैं। तथापि इस क्षेत्र में अनेक खनिजों के बहुमूल्य भंडार जैसे तांबा, सीसा, बिस्मथ, बॉक्साइट, एंटीमनी, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन, मूल्यवान पत्थर, सोना, चांदी, जिप्सम, चुना पत्थर तथा डोलोमाइट। अब के हिंद महासागर द इंडियन ओशन की बात करते हैं। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ निमग्न तट खनिज तेल प्राकृतिक गैस से धनी है। समुद्र तल में उच्च कोटि के मैंगनीज, फॉस्फेट, बेरियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लोहा, टाइटेनियम, सोडियम, पोटासियम, क्रोमियम, मोनोजाइट, इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट तथा गार्नेट के पिंड पाए जाते हैं। इन पिंडों का सर्वश्रेष्ठ प्रकार 4000 मीटर की गहराई पर पाया जाता है। अब के खनिज संसाधनों वर्गीकरण देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स की बात करते हैं। खनिजों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले देखिए खनिज जीवाश्म, खनिज देखिए जीवाश्म, खनिज ईंधन जिसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। दूसरा देखिए खनिजों को निम्नलिखित खनिजों को मुख्य आपको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। जिसमें देखिए आपको क्या खनिज ईंधन, जीवाश्म ईंधन जिसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। दूसरा आपको धातुवीय खनिज जिसको मेटालिक मिनरल्स बोलते हैं। तीसरा होता है गैर धात्विक खनिज मतलब नॉन मेटालिक मिनरल जिसको बोलते हैं। अब देखिए पहला आपके यहाँ पर धात्विक, पहला आपके यहाँ पर खनिज ईंधन देखिए खनिज ईंधन देखिए इस वर्ग में देखिए आप इस वर्ग में ऊर्जा संसाधन, इस वर्ग में देखिए आप क्या इस खनिज ईंधन की बात इस तरह से कहिए। खनिज ईंधन की बात इस वर्ग में ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु खनिज आते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या दूसरा देखिए धात्विक खनिज देखिए जीवाश्म ईंधन के बाद धात्विक खनिजों की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। जीवाश्म ईंधन के बाद धात्विक खनिजों की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। तो लोहा, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम इत्यादि इसके उदाहरण है। ये खनिज धातु कर्म उद्योग के विकास के एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। इस तरह से औद्योगिकरण तथा नगरीकरण मदद करते हैं। भारत में इन खनिजों का एक पर्याप्त भंडार है। भारत में इन खनिजों का एक पर्याप्त भंडार है। फिर आपको यहाँ देखिए कि आपको यहाँ फिगर आपको दिया गया। फिर इसके बाद भारत में 95 खनिजों का उत्पादन, होता है। 95 खनिजों का उत्पादन होता है जिनमें 3 ईंधन खनिज है, 3 आणविक खनिज है, 10 धात्विक खनिज है, 23 गैर धात्विक खनिज है और 55 खनिज है और अन्य 55 खनिज है। इसमें देखिए 2016-17 यहाँ जो कहा गया इसमें ये डाटा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आपको डाटा है, ये जो ऊपर का आपको डाटा था वो महत्वपूर्ण नहीं है, 2016-17 का ही आपको है। तो हम यहाँ पर खनिज लोहा या लो एक्स जिसको बोलते हैं, आयरन ऑयल बोलते हैं, उससे यहाँ पर शुरू करते हैं अध्ययन को। देखिए खनिज लोहा या लो एक्स देखिए यहाँ पर आयरन और देखिए यहाँ पर खनिज लोहा एक महत्वपूर्ण खनिज है। यहाँ जो कहा गया खनिज लोहा एक महत्वपूर्ण खनिज है जिस पर किसी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। खनिज लोहा भूपटल पर शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता बल्कि अक्सर चूना, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सिलिका, सल्फर, गंधक तथा तांबे के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। अब खनिज लोहा के प्रकार देखिए, खनिज लोहा के जो प्रकार जैसे टाइप्स ऑफ आयरन और का, तो वो देखिए यहाँ पर। तो भारत में खनिज लोहा के 4 प्रकार पाए जाते हैं। देखिए आपको खनिज लोहा के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ आयरन और देखिए यहाँ पर जो कहा गया देखिए भारत में खनिज लोहा के 4 प्रकार पाए जाते हैं। पहला देखिए हेमेटाइट है, दूसरा मैग्नेटाइट है, तीसरा लिमोनाइट है, चौथा आपको सिडराइट है। यहाँ देखिए क्या कि इसमें जो आपको कहा गया खनिज एक बार फिर से यहाँ देखिए पहला देखिए हेमेटाइट देखिए, हेमेटाइट या गेरिक लोही जिसको बोलते हैं, हेमेटाइट या गेरिक, इसे लोहे का ऑक्साइड, हेमेटाइट को लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। इसमें धातु की मात्रा 60-70% तक होती है। एक विशाल सघन अयस्क के प्रमुख भंडार है। झारखंड, लो श्रेणी, ओडिशा, मयूरभंज, छत्तीसगढ़, बेलाढीला, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कुद्रेमुख, बाबा बुदान, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अब दूसरा देखिए मैग्नेटाइट देखिए, मैग्नेटाइट को काला अयस्क या ब्लैक और कहते हैं। इस अयस्क में धातु की मात्रा 60 से 65% के बीच होती है। ये देखिए अयस्क या तो आग्नेय या कांतित होता है। यह मुख्यतः खनिज के धारवार तथा कुरप्पा तंत्र में पाया जाता है। यह मुख्यतः खनिज के धारवार तथा कुरप्पा तंत्र में पाया जाता है। धारवार देखिए
धारवाड़ देखिए, धारवाड़ शिमोगा था बेल्लारी बेल्लारी जिलों में। तमिलनाडु के सलेम देखिए, तमिलनाडु के सलेम एवं तिरुचिरापल्ली जिलों में, तमिलनाडु के सलेम एवं तिरुचिरापल्ली जिलों में था। केरल राज्य में भी पाया जाता है। लिमोनाइट देखिए, लिमोनाइट यह पीले रंग का होता है। इस तरह से हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जल योजित लोहे का अयस्क कहते हैं। यह निम्न कोटि का होता है। इसमें धातु 35 से 50% के बीच होता है। यह रानीगंज कोयला क्षेत्र में दामोदर तंत्र के लो असरेठी पत्थरों में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में पाया जाता है। सिट्राइट देखिए, सिट्राइट इसे सिट्राइट को आयरन कार्बोनेट कहते हैं। इसमें लोहे की मात्रा 10 से 40% के बीच होती है। यह खनिज लोहे का निम्न प्रकार है तथा अधिकतर स्थानों पर आर्थिक रूप से व्यवहार नहीं है। तो अधिकतर स्थानों पर आपको आर्थिक रूप से व्यवहार नहीं है। अब खनिज लोहा देखो, खनिज लोहा उत्पादन एवं भंडार देखिए, भारत के भूगर्भिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में सभी प्रकार खनिज लोहा का कुल भंडार, खनिज लोहा का कुल भंडार 17,882 मिलियन टन है, जिसमें 14,630 मिलियन टन उच्च गुणवत्ता वाला है। भारत देखिए, भारत 2016 में आपको 1.584 आपका है। भारत के राज्यों में खनिज लोहे का उत्पादन तालिका 7.3 में दिया गया। भारत में आजादी के बाद खनिज लोहे का उत्पादन तालिका 7.1 में दर्शाया गया है। उत्पादन 2010 मीट्रिक टन से अधिक, उत्पादन 210 मीट्रिक टन से अधिक हो गया। ज़्यादातर उड़ीसा में, यहाँ देखिए क्या कि ज़्यादातर उड़ीसा में उत्पादन में वृद्धि, ज़्यादातर यहाँ जो आपको कहा गया है इसमें देखिए थोड़ा सा, ज़्यादातर उड़ीसा में उत्पादन में वृद्धि हुई है, जो 2016-17 के 192 मीट्रिक टन से 9% अधिक है। राष्ट्रीय उत्पाद का 50% हिस्सा उड़ीसा के पास है, जबकि शेष 45% हिस्से में छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड और गोवा का योगदान है। अब ये देखिए यहाँ पर देश में लो एक्स मैग्नेटाइट का भंडार आपको कितना, 10,16,44,60,000 टन है। और हेमेटाइट का बहुत इतना आपको नहीं है। ये आशा की जाती है, डाटा उतना महत्वपूर्ण है। देखिए, ये आशा की जाती है कि भारत 2020 में 225 मिलियन टन लो एक्स का उत्पादन करेगा। भारत ने 24.2 मीट्रिक टन और लो एक्स का निर्यात किया। भारत का लो एक्स के उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि तालिका 7.1 में यह देखा जा सकता है कि 1951 खनिज लोहे का कुल उत्पादन 4.15 मिलियन टन था, जो 2001 में बढ़कर 86.20 मिलियन टन हो गया था। वर्ष 2012 में 105 मिलियन टन तक पहुँच गया। खनिज लोहे के उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति निरंतर जारी है। कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में खनिज लोहे के उत्पादन तालिका 7.3 दर्शाया गया। यहाँ देखिए आपको मैप है इंडिया मेटलिक मिनरल्स का आपको दिया गया, तो उसको हटाइए, इमेज भी आपको है। खनिज लोहे के उत्पादन 1951 से 2018 के बीच तालिका उत्पादन जरूरत पड़ेगी तो ले लिया जाएगा। आगे हम देखिए आपको है, देखिए यह तालिका 7 में यह देखा जा सकता है कर्नाटक भारत में खनिज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक था। कुल उत्पादन में इसकी भागीदारी लगभग 25%। ओडिशा की भागीदारी लगभग 22.25% है। यह उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। वहीं छत्तीसगढ़ तथा गोवा लगभग 20 तथा 70.77% की भागीदारी के साथ क्रमशः तीसरे एवं चौथे स्थान पर है। खनिज लोहे के महत्वपूर्ण भंडार तथा खनन केंद्रों की चर्चा नीचे की गई है। कर्नाटक भारत में खनिज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका देश के कुल उत्पादन लगभग 1/4 योगदान है। 26,363 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कर्नाटक का भारत में तीसरा स्थान है। और यह देश का 53.72% लो एक्स का उत्पादन करता है। उच्च श्रेणी के देखिए यहाँ पर क्या, उच्च श्रेणी के ये भंडार हेमेटाइट प्रकार के तथा ये केमन गुड्डी चिकमंगलूर जिले के बाबा बुदान पहाड़ी में पाया जाता है। खनिज लोहा उत्पादन करने वाला कर्नाटक अन्य जिला चित्रकूट, धारवाड़, उत्तरी कन्नड़, शिमोगा तथा तुमकुर है। अब के बाबा बुदान पहाड़ी देखिए, बाबा बुदान पहाड़ी हम देखिए, बाबा बुदान पहाड़ी देखिए यहाँ पर क्या कि बाबा बुदान हिल्स देखिए, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित ये पहाड़ी 22 किलोमीटर लंबी तथा 20 किलोमीटर चौड़ी। यहाँ हेमेटाइट का भरपूर भंडार है, जिनमें लोहे की मात्रा 60 से 65% तक होती है। यह खनिज लोहा मंगलूर बंदरगाह द्वारा ईरान को निर्यात किया जाता है। यहाँ देखिए ईरान को निर्यात किया जाता है। कुद्रेमुख भंडार देखिए, कुद्रेमुख डिपोजिट से देखिए, कुद्रेमुख खनिज लोहे का भंडार कर्नाटक के
चिकमंगलूर जिले में आपको है। ये भंडार मैग्नेटाइट प्रकार का है जिसमें धातु की मात्रा 50 से 60% होती है। कुद्रेमुख भंडार का विकास ईरान के साथ एक निर्यात समझौते के तहत हुआ है। यहाँ से खनिज लोहे का निर्यात मंगलोर बंदरगाह के द्वारा किया जाता है। आपके संदूर श्रेणी देखिए, संदूर श्रेणी का विस्तार कर्नाटक के बल्लारी तथा हॉसपेट जिलों में इस श्रेणी का खनिज लोहा कठोर सघन तथा स्टील ग्रे होता है। इसमें लोहे की मात्रा 50 से 60% से होती है। यहाँ से खनिज लोहा विजयनगर स्टील संयंत्र भेजा जाता है। यहाँ पर आपको आगे हैं ओडिशा। आपको यहाँ पर देखिए अब ओडिशा देखिए देश में खनिज लोह के उत्पादन देखिए ओडिशा देखिए देश में खनिज लोह के कुल उत्पादन में लगभग 22-45% से योगदान ओडिशा का है। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या इसमें यहाँ सबसे प्रमुख भंडार है मयूरभंज, बादाम पहाड़, बनस्पानी तथा टोडा के उंझार जिले में दोमका श्रेणी, कटक, कंडाधार पहाड़, सुंदरगढ़, संबलपुर तथा कोरापुट जिले की हीरापुर पहाड़। 2017 में प्रमुख खदानें थी रुंगटा, जाजंग, बाल्दा खंड और जोधापुर ओडिशा, बेलडीला, लोएक्स खान, कीर्तत्व कॉम्प्लेक्स छत्तीसगढ़। बादाम पहाड़ में खनिज लोहे का भरपूर भंडार यह ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से 825 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ 30 मिलियन टन खनिज लोहा है। यहाँ से खनिज लोहा बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर, तलावर के भेजा जाता है। अब देखिए बोनाई, देखिए यहाँ पर जो कहा गया बोनाई देखिए बोनाईगढ़ श्रेणी बोनाईगढ़ रेंज देखिए सुंदरगढ़ जिले में स्थित यह खनिज लोहे के भंडार की महत्वपूर्ण श्रेणी है। यहाँ खनिज लोहा हेमेटाइट किस्म का होता है जिसे बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर, तलावर के भेजा जाता है। मयूरभंज देखिए ओडिशा में स्थित मयूरभंज हेमेटाइट किस्म के खनिज लोहे का एक महत्वपूर्ण भंडार है। अयस्क में लोहे की मात्रा 65% से अधिक है। मयूरभंज की खानों से खनिज लोहा बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर, तलावर केला के लोहे एवं स्टील संयंत्रों के भेजा जाता है। अब देखिए छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ राज्य में देश का कुल खनिज लोहे के भंडार का लगभग 20% हिस्सा है। बेलाडीला बस्तर जिले में तथा ढल्ली रजहारा दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख खनिज लोहे का उत्पादन क्षेत्र। यह खनिज लोहा हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट किस्म का है जिसमें धातु की मात्रा 60-70% तक है। बेलाडीला खान देश की सबसे बड़ी यंत्रीकृत लो एक्स की खान है। 270 किलोमीटर लंबी एक सरली पाइपलाइन का निर्माण किया गया है ताकि एक्स को बेलाडीला के से विशाखापट्टनम संयंत्र तक लाया जा सके। बेलाडीला से अधिकतर खनिज लोहे का निर्यात जापान को किया जाता है। यह निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह से किया जाता है। ढल्ली रजहार हम जो कहा कि ढल्ली रजारा देखिए यहाँ पर क्या ढल्ली रजारा श्रेणी लगभग 32 किलोमीटर लंबी था। यहाँ खनिज लोहे का भंडार है लगभग 125 मिलियन टन। यहाँ अयस्क में लोहे की मात्रा लगभग 70% है। इधर इस तथा यहाँ खनिज लोहे का भंडार लगभग 125 मिलियन टन है। अयस्क में लोहे की देखिए आप अयस्क में लोहे की मात्रा लगभग 70% है। इस श्रेणी के भंडार का उपयोग हिंदुस्तान स्टील संयंत्र भिलाई द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य खनिज लोहे छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य खनिज लोहे का उत्पादन करने वाले जिले बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़ तथा सरगुजा है। फिर आप आगे यहाँ पर क्या कि देखिए आपको ढल्ली राजहारा की श्रेणी जो लो एक्स के भंडार के प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। यह 32 किलोमीटर लंबा है। यहाँ अनुमानित लो एक्स का भंडार 120 मिलियन टन है। यहाँ से लो एक्स हिंदुस्तान स्टील संयंत्र भिलाई भेजा जाता है। बेलाडीला हेमेटाइट किस्म के लो एक्स के भरपूर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। ये लो एक्स के ये भंडार धारवाड़ युग के है। राष्ट्रीय खनिज विकास कॉर्पोरेशन के तहत आने वाली बेलाडीला खान देश का सबसे बड़ा यंत्रीकृत लो एक्स की खान है। यहाँ से एक्स मुख्यतः
यहाँ से एक्स मुख्यतः आपको जापान को निर्यात किया जाता है। देखिए यह निर्यात विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम बंदरगाह से होता है। गोवा, देखिए गोवा भारत का चौथा सबसे बड़ा लो एक्स का उत्पादक है। यहाँ देश के कुल उत्पादन यहाँ देश के कुल देखिए यहाँ देश के कुल लो एक्स का लगभग 18% हिस्सा उत्पादित होता है। उत्तरी गोवा, देखिए उत्तरी गोवा तथा लो एक्स का उच्च कोटि उत्तरी और गोवा का लो एक्स उच्च कोटि का है। यहाँ मुख्य भंडार, देखिए यहाँ मुख्य भंडार तथा खनन केंद्र, यहाँ मुख्य भंडार तथा खनन केंद्र प्रेरणा अडोल अडोल पेन असनोला सैनक्यूरियम पोंडा कुंदरेम सुरला तथा सिरीगांव बिचौलियम डालडा है। निकटवर्ती मरमगांव बंदरगाह इन खानों के लिए अत्यंत लाभकारी है, जहाँ से लो एक्स का निर्यात किया जाता है। यहाँ से लो एक्स मुख्यतः जापान तथा ईरान को निर्यात किया जाता है। देखिए झारखंड की बात, झारखंड राज्य में देश, देखिए झारखंड राज्य में देश के कुल लो एक्स भंडार का लगभग 25% भाग है तथा यह राज्य देश के कुल उत्पादन 14% से योगदान करता है। खनिज लोहे का खनन, देखिए खनिज लोहे का खनन सबसे पहले आपको सिंहभूम में आपको आरंभ 1904 में हुआ था। सिंहभूम आरंभ हुआ था। मुख्य लो एक्स के भंडार बोरनाई श्रेणी में, जिसका विस्तार लगभग 50 किलोमीटर है। लो एक्स की खनन प्रसिद्ध, देखिए लो एक्स की प्रसिद्ध खान नाम नाओमंडी डाल्टनगंज है। खनिज लोहे का खनन, देखिए खनिज लोहे का खनन धनबाद हजारीबाग रांची तथा संथाल परगना में भी होता है। अन्य राज्य यहाँ देखिए अन्य राज्य देखिए लघु मात्रा में लो एक्स का खनन अन्य राज्यों में भी होता है, जैसे महाराष्ट्र चंद्रपुर तथा रत्नागिरी तमिलनाडु कोयम्बटूर उत्तरी आकाट मदुरई सलेम विरुचिरापल्ली तिरुनेलवेली देखिए आंध्र प्रदेश अनंतपुर कोरपा गुंटूर खंभा कुरुनूर नेल्लौर। राजस्थान देखिए अलवर बूंदी भीलवाड़ा जयपुर सीकर उदयपुर। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर उत्तराखंड अल्मोड़ा गढ़वाल तथा नैनीताल। देखिए हिमाचल प्रदेश आपको देखिए कांगड़ा तथा मंडी। हरियाणा महेंद्रगढ़ पश्चिम बंगाल भीरपुर वर्धमान दार्जिलिंग जम्मू एवं कश्मीर उधमपुर तथा जम्मू। गुजरात देखिए भावनगर जूनागढ़ बड़ौदा तथा केरल तक कोझिकोड। फिर निर्यात देखिए यहाँ पर भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा लो एक्स का निर्यातक है। भारत अपने कुल खनिज लोहे का भारत अपने कुल खनिज लोहे के उत्पाद का 55% हिस्सा जापान दक्षिण कोरिया पश्चिमी यूरोपीय देश ईरान संयुक्त अरब अमीरात तथा अन्य खाड़ी देशों को निर्यात करता है। अधिकतर निर्यात विशाखापट्टनम पारादीप मरमगांव तथा मंगलूर बंदरगाहों द्वारा होता है। देखिए मैंगनीज की बात करते हैं। मैंगनीज जिसको दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रिया चीन ब्राजील गैबोन तथा यूक्रेन के पश्चात भारत में विश्व का 7वां सबसे बड़ा मैंगनीज का भंडार है। इसका उपयोग मुख्यतः लोहा इस्पात विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक जीवाणुनाशक रंग सूक्ष्म बैटरी फोटोग्राफी इत्यादि में किया जाता है। देश का कुल मैंगनीज भंडार 430,000 मिलियन टन है। 430,000 मीट्रिक टन है मिलियन टन है। ओडिशा देखिए आप ओडिशा मैंगनीज उत्पादन ओडिशा भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। भारत के कुल मैंगनीज उत्पादन में इसकी भागीदारी 49.42% अधिक है। सुंदरगढ़ का गोंडाइट भंडार था। कालाहांडी केंदुझाड़ एवं कोरापुट का खोंडोलाइट एवं कोडुलाइट भंडार मैंगनीज में धनी है। मैंगनीज का खनन बोलगिल तथा संबलपुर जिले में भी होता है। देखिए महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तथा कुल उत्पादन में इसकी भागीदारी लगभग 23.09% मैंगनीज भंडार को नागपुर तथा रत्नागिरी जिलों में पाया जाता है। रत्नागिरी का एक सबसे उत्तम प्रकार का आपको मध्य प्रदेश देखिए यहाँ पर देश के मैंगनीज उत्पादन का लगभग 18.84% मध्य प्रदेश राज्य से होता है। बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिलों में इसका खनन होता है। कर्नाटक यहाँ देखिए क्या देश के मैंगनीज उत्पादन का लगभग 12.50% कर्नाटक राज्य से होता है। यहाँ मुख्य भंडार उत्तरी कन्नड़ शिवमोगा बेल्लारी चित्रकूट तुमकुर जिले में आपको है। आंध्र प्रदेश की बात यहाँ देखिए आंध्र देश के कुल मैंगनीज उत्पादन का लगभग 4.56% आंध्र प्रदेश में खनन किया जाता है। देखिए आप श्रीकाकुलम एवं विशाखापट्टनम मैंगनीज उत्पादन अग्रणी जिले हैं। इसका खनन गुंटूर तथा विजयनगरम जिले में भी होता है। इसके अतिरिक्त आपको मैंगनीज का अल्प मात्रा में खनन गोवा गुजरात पंचमहल एवं बड़ौदा राजस्थान बांसवाड़ा एवं उदयपुर तथा झारखंड धनबाद एवं सिंहभूम में भी होता है। भारत में मैंगनीज का वृद्धि प्रतियोगिता उत्पादन में तरीका 7 दर्शाया गया। तरीका 7 में देखा जा सकता है 1950 से 51 मैंगनीज का कुल उत्पादन लगभग
14 लाख टन था, जो 2016 देखिए ये 2016-15-16 में बढ़कर 21.4 लाख टन से अधिक हो गया। भारत के मैंगनीज के उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा देश में ही इस्तेमाल किया जाता है, तथा बाकी बचे भाग का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया तथा पूर्वी यूरोपीय देश में, जिसमें यूक्रेन भी शामिल है, को किया जाता है। देखिए भारत मैंगनीज एक्स का उत्पादन 1950 ये इतना डाटा महत्वपूर्ण। आप आगे यहाँ देखिए, फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए तांबा कॉपर की बात यहाँ पर की गई है। देखिए तांबा या कॉपर, देखिए तांबा एक अधिक तन्य ठोस तथा विद्युत का उत्तम चालक कंडक्टर है। इसका मुख्य इस्तेमाल विद्युत मशीनरी, ऑटोमोबाइल एवं जंगरोधी इस्पात बनाने में किया जाता है। जस्ता के साथ इसका सम्मिश्रण पीतल कहलाता है, तथा टीन के साथ इसका सम्मिश्रण कांसा कहलाता है। देखिए भारत में तांबा का कुल भंडार 1.39 बिलियन टन है, जिसमें 1,558 हजार टन धातु प्राप्त की जा सकती है। देखिए यहाँ पर इंडिया, फिर देखिए मध्य प्रदेश में तांबा का सर्वाधिक भंडार है, तथा दूसरा और तीसरा सर्वोच्च भंडार क्रमशः राजस्थान और झारखंड में है। भारत में तांबे का उत्तरण भारत देखिए आपको मध्य प्रदेश भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस राज्य के तारेगांव क्षेत्र में आपको मलजखंड, बालाघाट जिला तांबे का एक विशाल भंडार है। तांबा बैतूल जिले के बड़गांव क्षेत्र में भी पाया जाता है। राजस्थान देखिए यहाँ पर राजस्थान, देखिए यहाँ पर राजस्थान के डुंडू, देखिए राजस्थान के झुंझुनू जिले के सिंधाना क्षेत्र में तांबा पाया जाता है। इसका खनन आपको अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, पाली, सीकर तथा सिरोही जिलों में भी होता है। देखिए यहाँ पर कोह दरीबा पर्वत के अरवल नगर से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तथा दिलवाड़ा किरोवरी क्षेत्र जो उदयपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ देखिए क्या कि तांबे का अयस्क का तांबे के अयस्क के अन्य प्रमुख उत्पादन केंद्र है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए भारत का तांबा वितरण 2015 देखिए यहाँ पर दिया गया, जिसको हमें ये डाटा महत्वपूर्ण है, जब जरूरत होगा तब ले लिया जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर झारखंड, देखिए झारखंड ये तांबे का तीसरा सबसे उत्पादक राज्य है। तांबे का खनन आपको हजारीबाग, संथाल परगना तथा पलामू जिले झारखंड में होता है। इसका खनन आपको निकटवर्ती बिहार राज्य के गया जिले में भी होता है। तालिका 7.5 में देखा जा सकता है कि तांबे का सबसे अधिक उत्पादन 1991 इतना जाता है कि ये भी उतना डाटा आपको महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए भारत अब इसे पर्याप्त मात्रा में जिम्बाब्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको तथा जापान से आयात करता है। तांबा को भारत आयात करता है इससे, जिम्बाब्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको तथा जापान से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एससीएल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो इस धातु के खनन में शामिल अग्रणी कंपनी है। अब यहाँ देखिए क्या भारत तांबा उत्पादन 1945 का उतना महत्व आगे देखिए यहाँ पे, ये जो सोर्स एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया 2018 इसका सोर्स है। अब यहाँ पर क्या इसको कहा गया छिल्पी श्रृंखला। देखिए छिल्पी श्रृंखला मतलब क्या होता है, देखिए छिल्पी श्रृंखला का विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिले में आपको है। इस श्रृंखला में क्वार्टजाइट कॉपर, देखिए इस श्रृंखला में क्वार्टजाइट क्वार्टजाइट, कॉपर पायराइट अभ्रक, स्तरित चट्टान तथा संगमरमर पाए जाते हैं तथा संगमरमर आपको पाए जाते हैं। हाँ सर देखिए यहाँ से प्राप्त तांबे का प्रयोग, देखिए अब आपको छिल्पी शिल्पकला हम देखिए छिल्पी श्रृंखला या छिल्पी सीरीज, देखिए इसका छिल्पी सीरीज का विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिले में। इस श्रृंखला में क्वार्टजाइट, कॉपर पायराइट अभ्रक, अस्थिर चट्टान तथा संगमरमर पाए जाते हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे का प्रयोग मलजखंड तांबा संयंत्र बेल्ट में होता है। देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ से प्राप्त तांबे का प्रयोग मलजखंड तांबा संयंत्र बेल्ट में होता है। अब यहाँ देखिए आप आधार शिला की, हम घाट शिला की बात करते हैं। यानी कि क्या कि घाट शिला की बात करते हैं। देखिए घाट शिला यह झारखंड राज्य में स्थित रहता है। यहाँ एक तांबा प्रगलन संयंत्र है। देखिए घाट शिला यानी कि यह झारखंड राज्य में स्थित है। यहाँ एक तांबा प्रगलन संयंत्र है। यह एक विद्युत अपघटनी परिसंस्करणशाला, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनरी
है। तांबे को संशोधित करने में सोना सोना तथा निकल भी यहाँ अब प्राप्त होता है। आपके यहाँ पर खेती देखिए, खेती एक एकीकृत संयंत्र है जहाँ तांबे का खनन तथा इसके अयस्क का परिष्करण भी होता है। यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश के मलजखंड जिले के तांबे के खानों में भी यह मध्य प्रदेश के मलजखंड जिले के तांबे के खानों में भी अयस्क प्राप्त करता है। यह यहाँ एक सल्फ्यूरिक अम्ल का संयंत्र तथा एक खाद का भी संयंत्र है। देखिए यहाँ पर क्या आपको मलज खंड देखिए आपको क्या कि यहाँ मलज खंड में तांबे की एक ओपन कास्ट आरक्षित खान है। यह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। यहाँ तांबे के संयंत्र की भी स्थापना की गई है। तांबे का अयस्क यहाँ से राजस्थान की खेती तांबा संयंत्र को भी भेजा जाता है। देखिए आपको यहाँ पर जो आगे कहा गया राखा तांबा संयंत्र झारखंड के सिंगभूम जिले में स्थित है। यह अयस्क राखा के खानों से प्राप्त होता है। तजोरा तांबा संयंत्र महाराष्ट्र के रायगढ़ शहर में स्थित है। यह संयंत्र आयात किए गए ताम्र कैथोड का प्रयोग करता है। यह तांबे की छड़ों का उत्पादन करता है। क्रोमाइट देखिए, क्रोमाइट क्या है? क्रोमाइट लोहे तथा क्रोमियम का एक ऑक्साइड है। इसका उपयोग धातु कर्मी तथा रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। देश में इसके कुल उत्पादन 99% से हिस्सा ओडिशा राज्य में उत्पादित किया जाता है। इसका खनन कटक ढेनकेनाल तथा केंदुझार जिले में किया जाता है। कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ देखिए, यहाँ इसका खनन हसन जिले में होता है अल्प मात्रा में। यहाँ देखिए अल्प मात्रा में क्रोमाइट आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले, मणिपुर के तमंगलांग तथा उखरुल जिलों में भी पाया जाता है। शीशा देखिए यहाँ पर शीशे का प्रयोग इसके भारीपन कुटनीयता नम्रता तथा उष्मा की निम्न चालकता के कारण किया जाता है। इसका प्रयोग आपको मिश्र धातु केबिल कवर बनाने में, शीशे की चादरों के निर्माण में, गोला बारूद रंगों शीशा बनाने, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाजों, टाइपराइटर, कैलकुलेटर, छपाई तथा रबर उद्योग में किया जाता है। यह प्रकृति मुक्त रूप में नहीं पाया जाता। यह गैलिना PBS से प्राप्त किया जाता है, जो चुना पत्थर, बालू, कांस्य तथा चुनेदार स्लेटों के साथ संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। देश में शीशे का सकल भंडार 523 मिलियन टन है। अब यहाँ पर आपको आगे है, इसमें देखिए कि राजस्थान, देखिए यहाँ पर क्या कि राजस्थान शीशे का प्रमुख उत्पादक है। इसका खनन उदयपुर, झांवर, रीखब देवता, देवारी, डूंगरपुर, धुंगरा एवं मांडो, बांसवाड़ा तथा अलवर जिले में किया जाता है। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में इसके भंडार कुडप्पा, गुंटूर, खम्मा, कुर्नूल, उत्तरी एयरकोट, अम्बेडकर तथा दक्षिणी आर्केट तमिलनाडु तथा बल्लोर में पाए गए। इसका खनन उत्तराखंड, टिहरी एवं पिथौरागढ़, झारखंड, हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, होशंगाबाद एवं शिवपुरी है। हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा एवं कुल्लू, जम्मू कश्मीर देखिए जम्मू एवं कश्मीर, बारामूला एवं उधमपुर तथा पश्चिम बंगाल, जलपाईगुड़ी एवं दार्जिलिंग में भी किया जाता है। भारत शीशे में आत्मनिर्भर नहीं तथा उसे अपनी आवश्यकताओं का 75% हिस्सा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा म्यांमार से आयात करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए जिंक की बात आपको की गई है। देखिए यहाँ पर जिंक आपको देखिए जिंक या जस्ता जिसको हम बोलते हैं। अब कि जस्ता देखिए आपको क्या कि जस्ता शीशा था चांदी के साथ संयुक्त रूप से पाया। शीशा था चांदी के साथ आपको संयुक्त रूप से पाया जाता है। जस्ता जो आपको यहाँ पर है देखिए जस्ता शीशा था चांदी के साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग मिश्र धातु के रूप में होता है तथा जस्तेदार चादरों के उत्पादन में भी इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग आपको सूक्ष्म बैटरी, सफ़ेद रंग द्रव, इलेक्ट्रोड, वस्त्र उद्योग, डाई कोस्टिंग, रबर उद्योग तथा सिमटने वाले ट्यूबों, दवाई, पेस्टों के लिए किया जाता है। जस्ता का सबसे प्रमुख उत्पादक राजस्थान है, जहाँ से देश के कुल उत्पादन का 99% हिस्सा आता है अल्प मात्रा में। देखिए आप क्या अल्प मात्रा में सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, उधमपुर जिला, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तरी आकाट, अम्बेडकर एवं दक्षिण आकाट में से भी प्राप्त होता है। अब यहाँ पर भारत को अपनी आवश्यकता का 80% भाग ऑस्ट्रिया, कनाडा, रूस तथा लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो एवं पूर्व जायरी से आयात करना पड़ता है। अब देखिए टंगस्टन की बात। टंगस्टन वुल्फ्राम अयस्क वुल्फ्राम ऑयल से प्राप्त किया जाता है। यह स्वतः कठोर होने वाला खनिज था, इसलिए इसका प्रयोग इस्पात उद्योग, युद्धोपकरण, कवच, चद्दर, तोप, कठोर पदार्थों काटने वाले उपकरण इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। भारत में टंगस्टन कुल भंडार लगभग 88 मिलियन टन है। डिगाना, रावत पहाड़ी के निकट राजस्थान, बांकुड़ा जिला
बांकुरा, जीरा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के साकुरी बेसिन, भंडारा नागपुर जिले में तथा मैसूर जिले के कोलार खानों में इसके भंडार पाए जाते हैं। चित्तूर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में तथा झारखंड के सिंगभूम जिले में भी इसके भंडार पाए जाते हैं। चूंकि भारत टंगस्टन उत्पादन आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए इसका आयात करना पड़ता है। बॉक्साइट देखिए यहाँ पे क्या बॉक्साइट देखिए आप बॉक्साइट देखिए देखिए एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यह कोई विशेष खनिज नहीं है, परंतु एक सेल है जिसमें हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड मौजूद होता है। यह चिकनी मिट्टी जैसा पदार्थ होता है जो गुलाबी, सफेद और लाल रंग का होता है। यह रंग उसमें मौजूद रोह की मात्रा पर निर्भर करता है। तालिका 7 में यह देखा जा सके बॉक्साइट उत्पादन 1950 के 68,000 टन था, जो 2015 में बढ़कर 20 लाख टन हो गया। लेकिन भारत को एक बड़ी मात्रा में बॉक्साइट आयात करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए इसमें आपको कहा गया कि ये आंकड़ा आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए इंडियन मिनरल बुक 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत में ऑक्साइड के भंडार 3,896 मिलियन टन है। ओडिशा में बॉक्साइड संसाधनों का 49%, गुजरात में 24%, झारखंड 9%, महाराष्ट्र 8% और छत्तीसगढ़ 8% है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश, देखिए ओडिशा और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटों पर प्रमुख बॉक्साइट संसाधन पाए जाते हैं। 2016 में बॉक्साइट उत्पादन 12% से घटकर 24,605 टन था। 2016-17 में कुल खदानों की संख्या 157 थी। अब यहाँ जो खास बात आपको कहा गया, बॉक्साइट का भारत के विभिन्न राज्यों में वितरण उत्पादन तालिका 7 पर नाम दर्शाएगा। अब यहाँ देखिए भारत आपको देखिए बॉक्साइट का उत्पादन यहाँ पर आपको राज्य है, फिर उसका जिला, उसका खनन केंद्र है। तो यहाँ पर आपको जो देख सकते हैं वो आपको यहाँ पर देखिए ओडिशा के कालाहांडी, कोल्हापुर, सुंदरगढ़, बोलगिरी एवं संबलपुर में आपको बॉक्साइट होता है। गुजरात के अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ और कच्छ में होता है। झारखंड के दुमका, लोहारदगा, पलामू, रांची में होता है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर, पुणे, रत्नागिरी, सतारा, थाने में आपको छत्तीसगढ़ के अमरकंटक, पठार, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा में होता है। तमिलनाडु के मदुरई, नीलगिरी, सलेम में होता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, कटनी, जबलपुर, मेकासनी, मांडा, शहडोल में होता है। देखिए आप आंध्र प्रदेश, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर तक केरल में आपको होता है। अब देखिए जो आपको डाटा दिया गया आपको स्टैटिस्टिकल आउटलाइन ऑफ इंडिया 2017 का डाटा है। तो आप इसमें देखिए आपको ओडिशा भारत में बॉक्साइट के उत्पादन में ओडिशा का प्रथम स्थान। यहाँ देखिए यहाँ भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 50% से भी अधिक हिस्सा उत्पादित होता है। ओडिशा का कोरापुट, कालाहांडी से, जिसका विस्तार आंध्र प्रदेश में है, बॉक्साइट का मुख्य भंडार है। इसके अतिरिक्त बोलनगिरी, संबलपुर, सुंदरगढ़ से बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। दामन जोगिता दोरा गुहा में स्थित नए एल्युमिनियम संयंत्र इस संयंत्र के बॉक्साइट के एक उत्तम बाजार है। गुजरात भारत के बॉक्साइट उत्पादन का लगभग 16% से भाग गुजरात राज्य से प्राप्त होता है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी तथा खंबात की खाड़ी के मध्य काठियावाड़ इसके भंडार भावनगर, जूनागढ़ तथा अमरेली जिलों में है। इसका खनन खेड़ा साबर काठा में भी होता है। झारखंड देखिए यहाँ पर झारखंड राज्य में आपको बॉक्साइट दुमला, लोहारडंगा, पलामू तथा रांची जिलों में पाया जाता है। लोहारडंगा खान उच्च किस्म के बॉक्साइट भंडार के प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र देखिए आपको भारत के बॉक्साइट उत्पादन का लगभग 10% हिस्सा महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। कोल्हापुर, पुणे, रत्नागिरी, सतारा, थाने इसका मुख्य उत्पादन केंद्र है। छत्तीसगढ़ राज्य में बॉक्साइट मेकालश्रेणी, अमरकंटक, पठार, बिलासपुर, रायगढ़ तथा सरगुजा में पाए जाते हैं। देश के कुल बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी लगभग 6% है। तमिलनाडु देखिए आपको मदुरई, नीलगिरी, सलेम जिले बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देश के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 2.75% हिस्सा इस क्षेत्र में से आता है। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का खनन बालाघाट, जबलपुर, कटनी, मांडा तथा शहडोल में होता है। आंध्र प्रदेश पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी तथा विशाखापट्टनम जिले में केरल, कोल्लम तथा तिरुवनंतपुरम में, केरल के कन्नौर, कोल्लम तथा तिरुवनंतपुरम होता है। राजस्थान कोटा में, उत्तर प्रदेश के बांदा, ललितपुर में, गोवा तथा जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू, पुंछ एवं उधमपुर में भी बॉक्साइट का खनन होता है। लगभग 80% बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए किया जाता है। इटली तथा यूके भारतीय बॉक्साइट के प्रमुख भारतीय बॉक्साइट के प्रमुख आयातक है, जहाँ भारत के बॉक्साइट निर्यात का
लगभग 60% हिस्सा जाता है। भारत बॉक्साइट के अन्य आयातक जर्मनी, बेल्जियम तथा जापान है। भारत के कुछ मुख्य एल्यूमिनियम संयंत्र निम्नलिखित हैं। भारत के बाल्को देखिए BALC बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को को 27 नवंबर 1965 को एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में संस्थापित किया गया। कोलवा छत्तीसगढ़ में इसका एक एकीकृत एल्यूमिनियम केंद्र है। भारत सरकार ने इस कंपनी में 51% इक्विटी का भी निवेश किया था। 2 मार्च 2001 में इसका प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली रूप में स्टारलाइट कंपनी भारतीय को हस्तांतरित कर दिया गया। फलस्वरूप ये कंपनी अब एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम नहीं है। अब आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पर रेणुकूट है, HINDA हिंडाल्को जिसे बोलते हैं HINDALCO। रेणुकूट एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना 1958 में की गई था। यह मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ बॉक्साइट लोहारडंगा झारखंड से आता था। बिजली रिहन डैम तथा संयंत्र के निकट थर्मल पावर स्टेशन उपलब्ध कराई जाती है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी MALCO देखिए यहाँ पर इस एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना 1965 में की गई था। यह मेठूर डैम सलेम जिला के निकट स्थित है। इसे बॉक्साइट सेवारई पहाड़ी तमिलनाडु से प्राप्त होता है तथा बिजली मेठूर हाइडल प्रोडक्ट से प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर कोरापुट एल्यूमिनियम संयंत्र की NALCO की बात देखिए। कोरापुट एल्यूमिनियम संयंत्र देखिए NACL, यह संयंत्र अब उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। चूंकि यह संयंत्र आपको घाटे में चला, जिससे सरकार ने इसका वर्ष 2006 में डिसइन्वेस्टमेंट किया। अब देखिए सोना गोल्ड की बात यहाँ पर की गई है। तो सोना देखिए सोना एक बहुमूल्य धातु है जिसका प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी कहा जाता है। भारत में सोने के एक्स का भंडार लगभग 494 मिलियन टन है, जिसमें धातु की मात्रा 491 टन मानी जाती है। इंडिया 2016 के अनुसार भारत में सोने का उत्पादन तालिका 7.10 में दर्शाया गया है। तालिका 7.10 में यह देखा जा सकता है कि देश में सोने का उत्पादन वर्ष 1951 में 7,041 किलोग्राम था, जो वर्ष 2006 में 3,165 किलोग्राम हो गया। भारत में उत्पादित सोने का लगभग 90% भाग कर्नाटक राज्य से आता है। भारत में 3 प्रमुख सोने खान है। पहला कोल्लार खान मैसूर कर्नाटक में, दूसरा आपको हुती खान रायचूर कर्नाटक में, तीसरा आपको रामगिरी खान अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश में। तहका 7.10 में देखा जा सकता है कि 1950 के अधिकतम उत्पादन 7,041 किलोग्राम था और 2015 में रिकॉर्ड कम उत्पादन 1,323 किलोग्राम था। 2017-18 सोने के उत्पादन कृषि के साथ 1,409 किलोग्राम हो गया। दक्षिण भारत की भूगर्भिक स्थिति सोने से युक्त है। अब के बाद में ये डाटा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब आगे हम देखिए कोलार खान की बात यहाँ पर की गई है। कुराल गोल्ड माइंस यहाँ खनन 1871 में प्रारंभ हुआ था। देश के कुल स्वर्ण उत्पादन में इस खान की भागीदारी लगभग आपको 60%। यहाँ सोने की खान 3 से 3,000 मीटर से भी अधिक गहरी है। इस क्षेत्र से अधिकतर सोना निकाल लिया गया है तथा 3 किलोमीटर से अधिक गहराई से सोने का निष्कर्षण लाभकारी नहीं है। अब के भारत में सोना अन्य जगहों पर भी पाया जाता है। कर्नाटक देखिए सोने के उत्पादन तथा भंडार में कर्नाटक सबसे अग्रणी राज्य है। यह मुख्यतः कुराल, धारवाड़, हसन तथा रायचूर जिले से प्राप्त किया था। कुछ सोने के भंडार बेलगाम, बेल्लारी, चिकमंगलूर, गुलबर्गा, मांड्या तथा शिमोगा जिले में पाए गए हैं। ये देखो हुती गोल्ड माइन कंपनी भारत की एकमात्र स्वर्ण उत्पादन करने वाली कंपनी है। आंध्र प्रदेश यहाँ देखिए क्या आंध्र प्रदेश यह राज्य भारत में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश में सोने का मुख्य भंडार रामगिरी अनंतपुर जिले में है। इसके अतिरिक्त आपको चित्तूर तथा कन्नूर जिले में भी पाया जाता है। पलेसर अथवा जलोढ़ सोना देखिए, पलेसर गोल्ड देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या नदी के बारूद अवसादी निक्षेप से प्राप्त सोने को प्लेसर सोना कहते हैं। झारखंड राज्य की स्वर्ण रेखा नदी के रेत में प्लेसर सोना पाया जाता है। प्लेसर सोना सिंहभूम जिले में लोबा के निकट छोटा नागपुर के अन्य भागों में भी पाया जाता है। देखिए प्लेसर सोना कारगिल, जम्मू एवं कश्मीर की द्रास तथा सुरु नदियों की बालू में हिमाचल प्रदेश में शिमला एवं बिलासपुर में, केरल के पुन्ना पूजा एवं चेयार पूजा नदियों में, मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा सिवनी जिलों में, छत्तीसगढ़ के बस्तर, रायगढ़ तथा रायपुर जिले एवं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पाए जाते हैं। अब के चैंपियन श्रृंखला की बात यहाँ पर की गई है।
देखिए इसका नाम आपको कोलार खान के चैंपियंस खनिज से आप रखा गया। यह कर्नाटक का सबसे पुराना नाइस नाइस GNEISS नाइस पट्टितासम है। वास्तव में यह भारत का सबसे पुराना कायांतित अवसाद निक्षेप है। सोने के भंडार के लिए प्रसिद्ध यहाँ स्फटिक तथा श्वेत अवरक भी पाए जाते हैं। अब देखिए चांदी सिल्वर देखिए यहाँ पर चांदी भी एक बहुमूल्य धातु, भारत में इसके भंडार पर्याप्त नहीं है। यहाँ देखिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्रा धातु तथा इसका उपयोग रसायनों में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में फोटोग्राफी में एवं शीशों को रखने के लिए किया जाता है। यह शीशा था जस्ते के साथ संयुक्त रूप से पाई जाती है। उदयपुर की जावर खान देखिए जावर माइंस इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। उदयपुर के हिंदुस्तान जिंक प्रगारक में यह जस्ता था शीशे के प्रकरण में एक उपफल के रूप में प्राप्त किया था। कुलार के सोने के खानों में था हुती सोने के खानों में भी सोने का प्रसंस्करण दौरान चांदी का उत्पादन होता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के माऊ भंडार प्रगारक सिंगूर झारखंड में चांदी तांबे के खानों से प्राप्त होती है। विशाखापट्टनम देखिए यहाँ पर क्या विशाखापट्टनम प्रगारक आंध्र प्रदेश में चांदी का उत्पादन शीशे के सांद्र से होता है। अब देखिए गैर धात्विक खनिज की बात यहाँ नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात। भारत गैर धात्विक खनिजों के मामले में भी धनी है। कुछ महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिजों का उत्पादन भौगोलिक विवरण नीचे दिया गया। अब देखिए यहाँ पर अवरक की बात है। अवरक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है जिसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है क्योंकि इसमें अधिक विद्युत रोधी क्षमता होती है। यह उच्च वोल्टेज को भी सह सकता है। इसमें ऊर्जा क्षय भी कम होता है। यह मस्क वाइट श्वेत अवरक बायोटाइट काला अवरक तथा प्लोगोपाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। देश में अवरक का सकल भंडार लगभग 5 से 3 लाख टन है। अवरक का मुख्यतः उत्पादन आपको आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा बिहार में होता है। अवरक उत्पादन में राजस्थान की भागीदारी लगभग 51% है, जिसके पश्चात आपको आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड तथा बिहार का नंबर है। एंड यहाँ पे NMI की रिपोर्ट के अनुसार 2015 में भारत में अवरक का भंडार 635,302 टन है। आंध्र प्रदेश का कुल अवरक भंडार उत्पादन 41% हिस्सा है। इसके बाद राजस्थान 28%, उड़ीसा 17%, महाराष्ट्र 13% तथा बिहार का हिस्सा 2% है। अगर हम देखिए आपको क्या इसमें आपको आंध्र प्रदेश की बात आंध्र प्रदेश अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के कुल अवरक का उत्पादन का 71% अधिक हिस्सा आंध्र प्रदेश से होता है। देखिए नेल्लोर अवरक क्षेत्र में नेल्लोर देखिए यहाँ पर क्या है कि नेल्लोर आपको है नेल्लोर का अवरक सामान्यतः हल्के रंग का होता है। अवरक खम्माम कृष्णा पश्चिमी गोदावरी अवरक खम्माम कृष्णा पश्चिमी गोदावरी तथा विशाखापट्टनम से भी प्राप्त किया जाता है। राजस्थान का अवरक उत्पादन क्षेत्र जयपुर से उदयपुर तक फैला हुआ है। इसका खनन अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, सीकर तथा टैंक में भी होता है। झारखंड तथा बिहार देखिए बिहार में अवरक का क्षेत्र गया के पूर्वी भाग से लेकर हजारीबाग, गिरिडीह, मुंगेर होकर भागलपुर तक फैला हुआ। इस क्षेत्र की देखिए यहाँ पर क्या इस क्षेत्र की लंबाई लगभग 150 किलोमीटर तथा चौड़ाई लगभग 32 किलोमीटर है। देखिए बिहार तथा झारखंड में अवरक उत्पादन का मुख्य केंद्र कोडरमा, देखिए धोराकोला, धाब, तिसरी तथा चकई है। अब आगे यहाँ पर आपको है क्या देखिए भारत अवरक वितरण 2015 डाटा ये महत्वपूर्ण है। आगे चलिए देखिए यहाँ पर क्या अवरक देश के अन्य राज्यों में पाया जाता है जैसे गुजरात, बनासकांठा, बड़ौदा तथा साबरकांठा में, तमिलनाडु, नीलगिरी, कोयम्बटूर, सलेम तथा तिरुचिरापल्ली में, छत्तीसगढ़ के आपको बिलासपुर, बस्तर तथा सरगुजा में, मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा छिंदवाड़ा में एवं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, कुछ भंडार हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अब हम देखिए इसमें जो आपको यहाँ पर है कि तालिका 7 पर 1-2 में दिखाया अवरक उत्पादन 1950 का 1950 से 51 में मात्र 10 टन था, जो 2001 में बढ़कर ये डाटा उतना महत्वपूर्ण आगे चलिए। भारत विश्व में अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक है। भारत में अवरक का निर्यात जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, नॉर्वे, रूस, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, हंगरी, पोलैंड, चेक गणराज्य तथा स्लोवाकिया किया जाता है। अब क्या सांसर श्रृंखला देखिए यहाँ पर सौसर श्रृंखला आप देखिए सौसर श्रृंखला महाराष्ट्र में नागपुर तथा भंडारा एवं मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में फैली हुई है। सौसर श्रृंखला धारवाड़ समूह की श्रेणी में आती है। क्वार्जाइट अवरक के अस्तित्व चट्टान संगमरमर तथा मैग्नीफेरस सेल का बना हुआ। इस श्रृंखला से प्राप्त
अभ्रक अभ्रक हल्के हरे रंग का होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या शाहकोरी श्रृंखला, देखिए शाहकोरी श्रृंखला, देखिए यह मध्य प्रदेश के जबलपुर तथा रीवा जिले में फैली हुई है। यह श्रृंखला अभ्रक के स्थित चट्टान, स्फटिक, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट तथा संगमरमर धनी है। प्रसिद्ध जबलपुर के संगमरमर इसी श्रृंखला से प्राप्त किया जाता है। यह यहाँ धारवाड़, देखिए यहाँ धारवाड़ कार के नाइस पतित तासम भी पाए गए हैं। अब के चुनाव पत्थर जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, देखिए चुनाव पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट अथवा दोनों के मिश्रण का एक संकरण है। चुनाव पत्थर में सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फर लघु मात्रा मौजूद रहते हैं। चुनाव पत्थर में आपको सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फर लघु मात्रा मौजूद होते हैं। चुनाव पत्थर के भंडार का अवसादी उद्गम होता है तथा ये प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर आज तक केवल गोंडवाना को छोड़कर सभी भौगोलिक रचनाशील समूह में प्राप्त है। देखिए आपके आगे यहाँ पर है 2010 के आंकड़ों से भारत में चूने पत्थर के भंडार लगभग 1,84,934 मिलियन टन था। अब आगे देखिए आप चुनाव पत्थर का उपयोग सीमेंट, लोह तथा इस्पात एवं रासायनिक उद्योग में किया जाता है। तीव्र गति से हो रहे औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के कारण इस खनिज की मांग बढ़ गई। खासकर सीमेंट उत्पादन में देश में चुनाव पत्थर के उत्पादन की प्रकृति को तय का समय 3 में दर्शाया गया है। अब आपको यहाँ देखिए इसके बाद आपके आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए सेमरी श्रृंखला के बाद आपको देखिए सेमरी श्रृंखला आपको यहाँ पर है। देखिए सेमरी श्रृंखला या सोन घाटी में निचले विभिन्न रचना तंत्र की मुख्य श्रृंखला है। इसकी चौड़ाई लगभग 900 मीटर है। इसमें चूना पत्थर, स्लेटी पत्थर, बालू पत्थर, अंतर्वेदी, डोलोराइट तथा बेसाल्ट पाए जाते हैं। सबसे उत्तम श्रेणी की जिले सबसे उच्चतम श्रेणी जिसे रोहतास की श्रेणी कहते हैं, चुनाव पत्थर तथा स्लेटी पत्थर पाए जाते हैं, जिसका उपयोग इस क्षेत्र के सीमेंट उद्योग में कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। अब यहाँ तय का संबंध यह देखा जा सकता है कि 1950 चुनाव पत्थर का कुल उत्पादन 30 लाख टन था, जो 2005 में बढ़कर 1,620 लाख टन हो गया। कुल देखिए कुछ मात्रा में चुनाव पत्थर उत्पादन भारत के सभी राज्यों में होता है। इसके मुख्य उत्पादन राज्य आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ तथा तमिलनाडु है। देश के प्रमुख राज्यों में चुनाव पत्थर उत्पादन प्रतिशत में 14 आपको दिखाया गया है। आगे भारत चुनाव पत्थर का वितरण आपको देखिए, भारत चुनाव पत्थर का वितरण आपको यहाँ पर दर्शाया। ये उतना डाटा आपको महत्वपूर्ण है, किस में कितना टन आपको होता है। आगे हम देखिए डोलोमाइट की बात यहाँ पर आपको की गई। देखिए डोलोमाइट है, देखिए डोलोमाइट एक किस्म का चुना पत्थर है जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा 10% से अधिक होती है। इसका मुख्य उपयोग आपको धातु कर्मी उद्योग, खासकर लोहे एवं इस्पात उद्योग में किया जाता है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान तक कर्नाटक इसके मुख्य उत्पादक है, जिनकी उत्पादन में आपको 90% हिस्सेदारी है। भारत में डोलोमाइट के कुल भंडार की मात्रा देखिए भारत में डोलोमाइट की कुल भंडार की मात्रा 7,730 मिलियन टन है। इंडिया देखिए डोलोमाइट का विभिन्न राज्यों में विभिन्न तारीख का आधार पर परिणाम दिखा। ये तारीख उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि किस राज्य में किस राज्य के किस जिले में इतना पाया जाता है। तो सिर्फ ये देखिए कि आपको ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ये आपको उसमें आपको झारखंड हो गया, भारत, अन्य कर्नाटक में ये सब आपको हटेगा, तारीख का उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए ओडिशा डोलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा देश के कुल उत्पादन में इस राज्य की भागीदारी लगभग 29%। छत्तीसगढ़ डोलोमाइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तथा देश के कुल उत्पादन में इसकी भागीदारी छत्तीसगढ़ की भागीदारी आपको 27% है। 27% आपको है। देखिए आंध्र प्रदेश तथा झारखंड कुल उत्पादन में भागीदारी क्रमशः 70.76% 8% है। आंध्र प्रदेश के 70.76% और आपको झारखंड का 8% है। राजस्थान, कर्नाटक में इसकी भागीदारी लगभग 6%। देश का सकल डोलोमाइट भंडार लगभग आपको 7,533 मिलियन टन है। डोलोमाइट का खनन अन्य राज्यों से में भी होता है, तालिका साथ में दर्शाया गया। अब आगे आप देखिए इसमें आपको है क्या कि देखिए एसपी स्टोर्स की बात करें। एसपी स्टोर्स देखिए एसपी स्टोर्स की रेसेदार संरचना था। एसपी स्टोर्स की रेसेदार संरचना था। आग के प्रति प्रतिरोध शक्ति के कारण इसका बाजार मूल्य अधिक है। इसका उपयोग आपको अगीन सर, कपड़ों, रस्सी, कागज, चादरें, पेटी, अगीन सर, दराजे, विद्युत रोधी फेल्ट, एप्रेन, दस्ताने, पर्दे, गाड़ियों के ब्रेक, अस्तर तथा विद्युत रोधी चटाई के बनाने को क्या जाता है। एसपी स्टोर सीमेंट, एसपी स्टोर आपको सीमेंट उत्पाद जैसे चादरें, स्लेट, पाइप तथा टाइलों के लिए निर्माण किया जाता है। मैग्नीशिया यहाँ देखिए क्या मैग्नीशिया के साथ इसे मिलाकर मैग्नीशिया ईंटें बनाई जाती है, जिसका उपयोग आपको ऊष्मारोधन के लिए होता है। देखिए राजस्थान एस्बेस्टोस का सबसे उत्पादक है। देश के कुल उत्पादन में इस राज्य की भागीदारी लगभग 95% है। इसका खनन आपको अजमेर, अलवर, डूंगरपुर, पाली तथा उदयपुर जिले में किया गया है। आंध्र प्रदेश का सबसे उत्पादक है। कुड़पा जिले में इसका खनन किया जाता है। इसका खनन कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड तथा नागालैंड में भी किया जाता है। अब आगे देखिए
देखिए अब आपको आगे देखिए मैग्नेटाइट, आपको देखिए मैग्नेटाइट आपको है। मैग्नेटाइट का प्रयोग आपको मैग्नेटाइट का प्रयोग आपको रिफ्रैक्टिव ईंट विशेष किस्म की सीमेंट, टाइल, अग्नि सब फर्श बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग मैग्नीशियम के निष्कर्षण एवं इस्पात उद्योग में किया जाता है। भारत में मैग्नेसाइट का कुल भंडार लगभग 335 मिलियन टन है, लगभग 335 मिलियन टन है। इसके मुख्य भंडार उत्तराखंड 68%, तमिलनाडु 13% एवं राजस्थान 16% पाए गए। इसके भंडार जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा केरल में भी पाए गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि तमिलनाडु इसका सबसे बड़ा उत्पादक है तथा देश के कुल उत्पादन में इस राज्य की भागीदारी 74% से अधिक है। तो उत्तराखंड 20%, दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे स्थान पर 6%, दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे स्थान पर कर्नाटक दूसरे स्थान पर तथा कर्नाटक तीसरे स्थान पर 6%। देश का सकल मैग्नेटाइट भंडार लगभग 338 मिलियन टन है। केनाइट देखिए, केनाइट ये कायांतिक शरीर में पाया जाता है तथा केनाइट का प्रयोग आपको धातु का मृत्तिका रिफैक्ट्री शीशा तथा विद्युत उद्योग में किया जाता है। भारत विश्व में केनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। केनाइट भंडार झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पाए गए हैं। भारत में केनाइट का भंडार लगभग 103 मिलियन टन है। देश का लगभग संपूर्ण केनाइट उत्पादन इन्हीं तीन राज्यों से आता है। देखिए जिप्सम की बात यहाँ पर की गई है। देखिए जिप्सम, देखिए यहाँ पर क्या जिप्सम कैल्शियम का हाइड्रेटेड सल्फेट रहता है। यह सफेद अपारदर्शी खनिज के रूप में अवसादी सिरों जैसे चूना पत्थर, बालू कासम तथा स्लेटी पत्थर समूह के संस्तर में पाया जाता है। इसका मुख्य उपयोग अमोनिया सल्फेट एवं उर्वरक बनाने में तथा सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, मृत्तिका उद्योग, नाइट्रोजन चौक, विभाजक ढांचा, चद्दर, टाइल तथा प्लास्टिक बनाने में भी किया जाता है। भारत में जिप्सम के कुल भंडार 1286 मिलियन टन है। जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान तथा देश के कुल उत्पादन में इस राज्य की भागीदारी लगभग 99% है। यह मारमेल, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर तथा पाली से प्राप्त किया जाता है। शेष 1% खनन तमिलनाडु, जम्मू एवं कश्मीर, गुजरात, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश में होता है। देश का सकल जिप्सम भंडार लगभग 1286 मिलियन टन है। अब की सिलीमेनाइट देखिए, सिलीमेनाइट का उपयोग आपको मृत्तिका उद्योग, धातु विज्ञान, शीशा, रिफ्रैक्टिव, ऑटोमोबाइल तथा सीमेंट उत्पादन के लिए किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह उच्च तापमान से भी टिक सकता है। अब क्या पर सिलीमेनाइट के भंडार लगभग 67 मिलियन टन है। 67 मिलियन टन। ओडिशा सिलीमेनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा देश के कुल उत्पादन में इसकी भागीदारी लगभग 57% है। केरल दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है जिसकी भागीदारी लगभग 33% है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र, राजस्थान, मेघालय, असम, कार्बी आंगलोंग तथा मध्य प्रदेश, सिंधी, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, बांकुड़ा पुरुलिया तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली तथा तिरुचिरापल्ली में होता है। हीरा डायमंड देखिए यहाँ पर, हीरा एक बहुमूल्य पत्थर है। यह अपनी चमक, पारदर्शिता तथा कठोरता के प्रसिद्ध हीरा मुख्यतः बुंदेलखंड यूपी, बदरेखंड मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के कुन्नूर, अनंतपुर तथा कर्नाटक के रायचूर में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला भारत में हीरे के उत्पादन के प्रसिद्ध है। भारत में हीरे का भंडार 31.92 लाख कैरेट के बराबर है। फिर आपको आगे हम देखिए क्या कि सूरत, अहमदनगर, नवासारी, पालमपुर, भावनगर, मुंबई, खंभात, जयपुर तथा गोवा में से तराशने तथा चमकाने काम किया जाता है। देश में हीरे का सकल भंडार लगभग 45.8 लाख कैरेट है। आपके अजबगढ़ श्रृंखला देखिए, यहाँ देखिए राजस्थान राज्य की श्रृंखला देखिए। राजस्थान राज्य की इस श्रृंखला का संबंध कुडप्पा तथा निम्न विंध्य समूह से है। यह श्रृंखला बायोटाइट स्थित चट्टान, क्वार्जाइट तथा अशुद्ध चूना पत्थर के मामले में धनी है। यहाँ निम्न दर्ज के लोह अयस्क, मैंगनीज, एस्बेस्टोस, स्लेट, संगमरमर, जस्पर भी पाए जाते हैं। भंडेर श्रृंखला देखिए, आपको भंडेर श्रृंखला देखिए यहाँ पर क्या भंडेर श्रृंखला देखिए, यह विंध्य तंत्र का देखिए, भंडेर श्रृंखला जो आपको यह विंध्य तंत्र का भाग है। यहाँ बालू पत्थर, स्लेटी पत्थर तथा चूना पत्थर प्रमुख मुख्य सेल है। यह श्रृंखला उच्च दर्जे के निर्माण वस्तु तथा हीरे के खानों के प्रसिद्ध है। इस श्रृंखला से प्राप्त हीरे को सूरत तथा जयपुर पॉलिशिंग एवं परिष्करण के लिए भेजा जाता है। बिजवाड़ श्रृंखला देखिए, यह श्रृंखला मध्य प्रदेश के पन्ना तथा छतरपुर जिले में फैली हुई है। इस श्रृंखला में बालू पत्थर, क्वार्जाइट तथा चूना पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ बसाल्ट के अंतर्वेधन होते हैं जहाँ डाइक में हीरे की मात्रा अधिक होती है। अपने पारदर्शिता, चमक तथा कठोरता कारण पन्ना का हीरा विश्वविख्यात है। अब की रियालू श्रृंखला देखिए, आपको रियालू श्रृंखला विस्तार को दिल्ली से लेकर अलवर तक है। इसका संबंध आपको आर्कियन तथा धारवाड़ तंत्र से है। मकलाना, राजनगर तथा भगवानपुर के प्रसिद्ध संगमरमर इस श्रृंखला संबंधित है। चूना पत्थर, संगमरमर, क्वार्जाइट तथा अन्य निर्माण वस्तु इस श्रृंखला में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। परमाणविक खनिज देखिए, आपको ऑटोमिक मिनरल्स देखिए, यहाँ पर यूरेनियम तथा थोरियम मुख्य परमाणविक खनिज है।
देखिए यहाँ पर क्या यूरेनियम की बात है, यहाँ पे यूरेनियम के भंडार झारखंड के सिंहभूमि तथा हजारीबाग जिले में, बिहार के गया जिले में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में जिले के अवसादी क्षेत्रों में पाए गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या मोनाजाइट बालू दोनों समुद्र तट पर पाए जाने तथा जलोढ़ यूरेनियम के सबसे बड़े स्रोत है। केरल के समुद्र तट पर पाए जाने वाले मोनाजाइट बालू में यूरेनियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। उदयपुर राजस्थान के तांबे तथा जस्ते की खानों में भी यूरेनियम पाया जाता है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार देश में कुल यूरेनियम का भंडार लगभग 31,000 टन है। देखिए यहाँ पर क्या है कि थोरियम की बात है, यहाँ पर देखिए थोरियम मोनाजाइट से भी प्राप्त किया था। इसका उत्पादन केरल, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु तथा राजस्थान में होता है। यूरेनियम तथा थोरियम के अतिरिक्त बेरिलियम तथा लिथियम की परमाणविक खनिज है जो झारखंड, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में होता है। यूरेनियम भी आपको परमाणविक खनिज है। यूरेनियम भी परमाणविक खनिज है जो झारखंड, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में पाए जाते हैं। नमक सार देखिए, नमक का इस्तेमाल मुख्यतः रासायनिक उद्योगों में होता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग खानों में किया जाता है। समुद्र जल लवण जल स्रोत होता है। झीलों में लवण पटल से नमक प्राप्त किया जाता है। नमक के मुख्य उत्पादक है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। देश के कुल नमक उत्पादन का लगभग 50% गुजरात के तट से आता है। राजस्थान की सांभर झील देश के कुल नमक उत्पादन लगभग 10% योगदान करती है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से खनिज नमक प्राप्त किया जाता है। यह नमक कठोर होता है तथा बड़े टुकड़ों में आता है जिसे तोड़ा जाता है। भारत कुछ पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, जापान, मालदीव, नेपाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया तथा ताइवान को अल्प मात्रा में नमक निर्यात करता है। खनन उद्योग की समस्या देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री। भारत खनिज संसाधन धनी है। इसका हालांकि खनन उद्योग द्वारा कुछ समस्याओं का सामना किया जा रहा है। इस खनन उद्योग की कुछ प्रमुख समस्याओं की चर्चा संक्षिप्त में आपको की गई है। देखिए अस्पष्ट रूप से अस्पष्ट रूप से परिभाषित सरकार की नीति। देखिए हम खनन उद्योग की समस्या के आपको भारत खनिज संसाधन धनी है। हालांकि खनन उद्योग को द्वारा कुछ समस्याओं का सामना किया जा रहा है। खनन उद्योग की कुछ प्रमुख समस्याओं की चर्चा संक्षिप्त रूप में की गई। देखिए आपको अस्पष्ट रूप से परिभाषित सरकार की नीति। देखिए इल डिफाइंड गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए खनिज संपदा संरक्षण, खनिज संपदा के पूर्वक्षण, निष्कर्षण तथा संसाधन की सरकार की नीति अस्पष्ट एक बड़ी संख्या में पट्टाधारियों तथा ठेकेदारों द्वारा खानों की तीव्र गति से लाभ उठाने के साधन के रूप में देखा जाता है। इसलिए खनिज अयस्कों के निष्कर्षण के लिए अवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ देखिए पुरानी तकनीक, यहाँ देखिए पुरानी तकनीक की बात यहाँ पर की गई थी कि ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पर क्या कि समय तक खनन के पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, परिणाम तक खनिज संपदा की बर्बादी होती है। दूसरा देखिए, तीसरा आपको अपर्याप्त परिवहन सुविधा। देखिए इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैकल्टीज। देश में खनिज का वितरण एक समान नहीं है। खनिजों के परिवहन के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता है जो कार्यक्षम नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप मार्ग अवरोध, दुर्बलता तथा परिवहन पर अधिक व्यय होता है। चौथा आपको खनिजों का अपर्याप्त पूर्वक्षण तथा प्रयोक्षण, इनएडिक्वेट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल्स। प्रशिक्षित भूवैज्ञानिक कमी कारण छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तराखंड में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनका खनिजों खोज के लिए समुचित सर्वेक्षण नहीं हुआ है। पांचवा अपर्याप्त इनएडिक्वेट ऑफ फंड्स। देखिए पर्याप्त धन की कमी का एकाकी क्षेत्र या सापेक्ष रूप से एकाकी क्षेत्र जहां महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं में आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो पा रहा है। छठा आपके यहाँ संरक्षण के संबंध में जागरूकता कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन। देखिए खनिजों के समापन तथा उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता की कमी है। सातवां आपको देखिए खनिज अयस्कों का निर्यात। देखिए एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल ऑयल। देखिए औपनिवेशिक काल से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है तथा कई मूल खनिज का निर्यात विश्व के विकसित देशों को किया जाता है, जिसके फलस्वरूप खनिजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम मूल्य मिलता है। आठवां हड़ताल एवं नक्सलवाद की स्ट्राइक्स एंड नक्सलिज्म। देखिए खनिकों तथा नक्सलियों द्वारा बारंबार की जा रही हड़ताल में खनन उद्योग को प्रभाव पड़ता है। देश के खनिजों से धनी क्षेत्र में नक्सलियों का प्रभाव अधिक है। अब नंबर आपको आपदा में उद्योग। देखिए हजार्डस इंडस्ट्री। भारत में खनन एक जोखिम भरा उद्योग है। सन 2008 से 2015 के समय में केवल कोयला खनन में लगभग 50 मजदूरों की जान नहीं गई। आज हम देखिए खनिजों का संरक्षण। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। देखिए खनिज मूल्यवान संसाधन जो देश के आर्थिक विकास के अत्यंत जरूरी है, यद्यपि वे गैर नवीकरणीय तथा इनका आपूर्ण देखिए यहाँ पर इनका आपूर्ण कम अवधि के भूगर्भीय काल में नहीं किया जाता है। खनिज संसाधन का समुचित उपयोग अनिवार्य है ताकि जनसंख्या के बढ़ने के कारण लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके तथा भविष्य की पीढ़ी के लिए खनिज संपदा को बचा कर रखा जा सके। अब की खनिज संपदा के देखिए खनिज संसाधन के और संरक्षण
ऑप्टिमाइजेशन के कुछ उपायों की चर्चा की गई। पहला देखिए आपको न्यायपूर्ण उपयोग देखिए, जुडिशियल यूज देखिए, उपलब्ध खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। दूसरा कार्यक्षम तकनीक, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, खनन संसाधन का उपयोग के खनन संसाधन का उपभोग के लिए खनन संसाधन का उपभोग के कार्यक्षम तकनीक की आवश्यकता है, जिसके लिए आपको निरंतर अनुसंधान किया जा रहा है। फिर देखिए खनिजों के विकल्प देखिए, अल्टरनेटिव्स टू मिनरल्स देखिए, खनिज संसाधन विकल्प के लिए खनिज संसाधनों के विकल्प के लिए भी अनुसंधान आवश्यक है। तथा आपको देखिए यहाँ पर आधारभूत संरचना का विकास देखिए, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एकाकी सापेक्ष रूप से एकाकी क्षेत्रों से खनिज प्राप्त करने के लिए सड़कों तथा अन्य आधारभूत संरचना के विकास को बल देना जरूरी है। पाँच नंबर देखिए, खनन स्थानों के निकट उद्योगों खनन स्थानों के निकट उद्योगों का स्थापन, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नियर माइनिंग साइट देखिए, खनिजों को संसाधित करने वाले तथा धातु कर्म संयंत्र खनन केंद्रों के निकट स्थापित किए जाने चाहिए, तथा परिवहन एवं समस्याओं को कम किया जा सके। अब देखिए छठा आपको रद्दी माल देखिए, स्क्रैप का पुनः उपयोग देखिए, रिसाइकलिंग ऑफ स्क्रैप देखिए, रद्दी माल को पुनः उपयोग के लिए तैयार किया जाना चाहिए। रिसाइकलिंग घटते खनिजों के भंडार के बारे में लोगों, खासकर विद्यार्थियों को जागरूक किया जाना चाहिए। आप सातवां देखिए, आपको धारणीय खनन देखिए, सस्टेनेबल माइनिंग देखिए, धारणीय खनन पर बल दिया जाना चाहिए, खनिकों को नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपको कहा गया नई राष्ट्रीय खनिज नीति 1997 देखिए, यहाँ पर उदारीकरण भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन के बाद खनन उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। नई राष्ट्रीय खनिज नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहले आपको सार्वजनिक क्षेत्र का खनन देखिए, पब्लिक सेक्टर माइनिंग देखिए, नई खनिज नीति के अनुसार सरकार देश की खनिज संपदा की खोज तथा संरक्षण जारी रखेगी। जहाँ विशेष ध्यान कुछ खनिजों के विकास पर दिया जाएगा, जिनमें शामिल आपको पहला देखिए सामरिक महत्व खनिज, दूसरा वे खनिज जिसके उत्पादन भारत पिछड़ा हुआ है, जिसका समुचित संसाधन आधार नहीं है, तथा तीसरा वे खनिज जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक एवं उच्च तकनीक वाले उद्योगों के लिए किया जाता है। दूसरा उद्योगों को निरंतर खनिजों की आपूर्ति, रेगुलर सप्लाई ऑफ मिनरल्स, राष्ट्रीय तथा सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए खनिज संसाधन विकसित किया जाता है, तथा विकास की नीति यह सुनिश्चित करती है कि औद्योगिक उत्पादन के खनिजों की आपूर्ति निरंतर जारी है। दूसरा खनिजों की खोज तथा आपूर्ति वर्तमान आवश्यकताओं के लिए तथा भविष्य की जरूरतों के लिए कायम रहना चाहिए। तीसरा खनिजों को संसाधित करने के तथा उनके प्रभावी संरक्षण के कार्यक्षम उपाय अपनाया जाना चाहिए, तथा खनिजों की खोज के लिए वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए। तीसरा विदेशी निवेश देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखिए, आपको नई खनिज नीति विदेशी इक्विटी को आमंत्रित करती है तथा उच्च मूल्य वाले दुर्लभ खनिजों की खोज एवं खनन के लिए विदेशी तकनीकों को प्रोत्साहित करती है। अब चौथा हमको देखिए, प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव पर रोक देखिए, चेक ऑन एडवर्स एनवायरमेंट इफेक्ट, खनन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के सामाजिक वानिकी खनन का एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। पांचवा देखिए, अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, टू प्रोमोट रिसर्च देखिए, नई नीति अनुसंधान तथा विकास, उन्नत तकनीक, खनन के तरीकों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है। फिर देखिए इस तरह देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें आपको कहा गया कि इस तरह नई खनिज नीति मुख्य खनिजों के जो खोज तथा उपयोग में सरकार के नियंत्रण को कम करती, इस क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश स्थिति को और दुष्कर बना देगा, जिससे खनिज संपदा का अत्यधिक ह्रास हो। इसलिए सरकार को इस समस्या के प्रभावी कदम उठाने होंगे। अब राष्ट्रीय नई खनिज नीति 2019 देखिए, नेशनल न्यू मिनरल पॉलिसी 2019 देखिए, उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद खनन उद्योग को निजी क्षेत्र को खोल दिया गया है। देखिए नई खनिज नीति 2019 के मुख्य बिंदु उद्देश्य निम्नानुसार पर आपको यहाँ देखिए क्या पहला आपके यहाँ पर आपको है क्या कि पहला नीति अधिक प्रभावी विनियमन सुनिश्चित करेगी जो भविष्य में अस्थायी खनन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगी। दूसरा देखिए आरपीपीएल धारकों के लिए पहले इनकार के अधिकार का परिचय। तो तीसरा आपको देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का खनन देखिए, यह निजी क्षेत्र के खनन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित खनिज गलियारे बनाकर निजी क्षेत्र को अन्वेषण करने की प्रोत्साहित और बढ़ावा देगा। निजी क्षेत्र के वित्त पोषण बढ़ावा देने और देशों में खनिज संपदा के अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए खनन गतिविधियों को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव है। यहाँ देखिए दर्जा देने का प्रस्ताव है दर्जा देने का आपको प्रस्ताव है। देखिए यहाँ पर क्या दर्जा देने का प्रस्ताव है। नीति में उल्लेख क्या क्या है खनिज के लिए, नीति में उल्लेख किया गया है कि खनिज के लिए दीर्घकालीन आयात नीति निजी क्षेत्र को बेहतर योजना और स्थायित्व में मदद करेगा। चौथा देखिए पीएसयू को दिए गए अप्रयुक्त आरक्षित क्षेत्रों की नीलामी नीति में सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पीएसयू को दिए गए अप्रयुक्त आरक्षित क्षेत्रों की नीलामी का उल्लेख किया गया। आपको पता देखिए यहाँ पर पाँचवा
करों देखिए करों वसूली और राजस्व के नुकसान के खनन उद्योग ने निजी क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विश्व के बेंचमार्क पर करों लंबी और रॉयल्टी के सामंजस्य के लिए प्रयास किए जाएंगे। छठा, आपको इंटरनेशनल जनरेशन समानता देखिए आपको इस अवधारणा को वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए पेश किया जाएगा। यह खंड देखिए यह खंड में सतत विकास को संस्थागत बनाने के लिए एक अंतर मंत्रालय निकाय का गठन करने का भी प्रस्ताव है। अब यहाँ देखिए क्या ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइंड से stbminds.gov से आप ये जो सोर्स आपको यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2018 से ले सकते हैं आपको। फिर हटाइए सब आपके जैव संसाधन जिसको बोलते हैं, जैव संसाधन जिसको बोलते हैं क्या कि बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। अब यहाँ देखिए जैव संसाधन प्राकृतिक वनस्पति मछलियाँ पशुधन मवेशी भैंस बकरी भेड़ पालन सूअर इत्यादि। मत्स्य उद्योग तथा मुर्गी देखिए मत्स्य उद्योग तथा मुर्गी पालन शामिल है। पशुधन क्षेत्र जो सकल घरेलू उत्पाद में 27% योगदान करता है। सूक्ष्म तथा अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र में काफी महत्व रखता है। मवेशी देखिए कैटल देखिए यहाँ पर। पशुपालन दुग्ध देखिए पशुपालन दुग्ध क्षेत्र दुग्ध क्षेत्र अर्थव्यवस्था तथा प्रादेशिक विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुपालन ग्रामीण और सीमांत किसान तथा भूमिहीन मजदूरों की आय को प्रत्यक्ष बढ़ाता है। इसके साथ ही अर्ध नगरीय क्षेत्रों पहाड़ी क्षेत्रों में सूखा प्रबंध क्षेत्रों में आजीविका का महत्वपूर्ण साधन भी है। अब देखिए यहाँ पर भारत में पशुधन और पोल्ट्री उत्पादन यहाँ पर दिया गया उसके इस डाटा कोई जरूरत नहीं। आगे चलिए अब जो है इसमें देखिए 2012 की जनगणना में देश में कुल पशुधन की संख्या 512.05 मिलियन है और यह पिछली 2007 की जनगणना में लगभग 3% से कम हुई है। अब गुजरात में 15.36%, उत्तर प्रदेश में 14% और असम में 10.77%, पंजाब में 9.57%, बिहार में 8.56%, सिक्किम में 7.96%, मेघालय में 7.41% और छत्तीसगढ़ में 4.34% के साथ जनसंख्या महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पंजाब में कृषि क्रॉस ब्रीड और देसी मवेशियों की सबसे अधिक उत्पादकता है, जबकि तमिलनाडु में विदेशी मवेशियों की उत्पादकता सबसे अधिक है। यहाँ आंकड़ा आपको दिया गया है भारत में दूध उत्पादन की उतना नहीं है। अब 1998 के बाद से दूध के उत्पादन भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। 1951 से 2017-18 की अवधि के दौरान भारत में दूध उत्पादन 17 मिलियन टन है। टन से 17 मिलियन टन से 176.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। 2017 में 165.4 मिलियन टन था और इसने 6.65% वृद्धि दर्ज की। दूध उत्पादन में 36% योगदान देसी भैंसों तथा 26% क्रॉस ब्रीड मवेशियों का। 7वीं पशुधन गणना की अखिल भारतीय संक्षिप्त रिपोर्ट जिसे जुलाई 2006 में जारी किया गया के अनुसार भारत में ब्राजील के बाद सबसे बड़ी पशुधन की आबादी है। भारत में विश्व की लगभग 56% भैंस है, 14% मवेशी गाय भैंसों की संख्या के अनुसार विश्व में इसका पहला स्थान है। मवेशियों की संख्या के अनुसार दूसरा, बकरियों की संख्या के अनुसार दूसरा था। भेड़ों की संख्या के अनुसार विश्व में इसका तीसरा स्थान है। राज्य स्तर पे क्या पे क्या राज्य स्तर पे देखिए यहाँ पर क्या कि राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश में देश के मवेशियों का सबसे अधिक प्रतिशत। इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा तथा कर्नाटक का स्थान है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम तथा मेघालय में प्रत्येक में मवेशी 0.2% से भी कम है। भारत में मवेशियों का घनत्व कुल पैदावार क्षेत्र के प्रति 1000 हेक्टेयर पर 112 है। यह मणिपुर 365, हरियाणा में 35 है। भारत में मवेशियों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है। दुधारू नस्ल, फिर आपको दुधारू नस्ल, फिर आपको यहाँ पर दुधारू नस्ल, आपको धारवाड़ी नस्ल, फिर आपको मिश्रित या सामान्य नस्ल है। अब यहाँ देखिए दुधारू नस्ल की बात है, जो गाय तुलनात्मक रूप से देखिए दुधारू नस्ल यहाँ देखिए क्या मिल्च ब्रीड जो गाय तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में दूध दे उन्हें दुधारू नस्ल कहते हैं। भारत में प्रसिद्ध दुधारू नस्ल आपको देखिए देवनी, गिर, साहिवाल, सिंधी, थापरकर है। देवनी नस्ल आंध्र प्रदेश उत्तर पश्चिम में मूल रूप से पाई जाती है, जो प्रति दूध उत्पादन 2000 किलो दूध देते हैं। गिर नस्ल स्वराज देखिए गिर नस्ल स्वराष्ट्र की देशज है तथा प्रति दूध 3000 किलो दूध देती है। साहिवाल नस्ल जो पहले मोंटेगोमरी के नाम से प्रसिद्ध थी, पाकिस्तान में पाई जाती है, प्रति दूध 3000 से 4500 किलो दूध देती है। सिंधी नस्ल लाल रंग की होती है जो प्राप्त प्रति दूध 5000 किलो दूध देती है। यहाँ देखिए आपको दिया गया प्रजातिवार दूध योगदान दिया गया। अब आगे यहाँ पर आपको है कि देखिए आपको धारवाही नस्ल देखिए भारवाही नस्ल जिसको बोलते हैं भारवाही नस्ल जिसको बोलते हैं डॉट ब्रीड्स बोलते हैं। देखिए भारवाही नस्ल के बैल उत्तम किस्म के भारवाही पशु हैं। जब भारत में मुख्य भारवाही नस्ल है देखिए पहला नागोरी तथा बाछो, दूसरा आपको काठियावाड़ी मालवी, खेरी गड्डी। मैसूर किस्म के देखिए मैसूर किस्म जिसकी विशेषता उसका प्रमुख मस्तक है जिसमें 2 लंबे नुकीले सींग होते हैं जो एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। उदाहरण के आपको हाली का अमित कांगियाम, किल्लारी और चौथा और हिमालय क्षेत्र
और हिमालय क्षेत्र के काले एवं लाल रंग के भारवाही नस्ल जिसे जिसे पोनावार तथा सीरी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए द्वितीय प्रयोजन की नस्ल देखिए डुअल अप्रोपोस ब्रीड्स देखिए, इस नस्ल की गाय अधिक मात्रा में दूध देती है तथा बेल उत्तम भारवाही नस्ल होते हैं। इनमें मुख्य नस्ल है आपको हरियाणा उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में प्रसिद्ध है। फिर देखो ओंगले आंध्र प्रदेश के गुंटूर तथा नरोल जिले में पाए जाने वाले था। गौले नागपुर तथा वर्धा में, रथ आपको हरियाणा तथा मेवात में पाए जाने वाले। डांग नासिक कृष्णा घाटी तथा निमाड़। भारतीय नस्ल के देखिए यहाँ पर क्या, भारतीय नस्ल के मवेशियों को बेहतर बनाने के 7 केंद्रीय प्रजनन फार्म स्थापित किए गए। तो कुछ विदेशी गाय की नस्ल अधिक मात्रा में दूध देती है, जैसे जर्सी, हॉलस्टीन, एरी देखिए, एरी साइन, स्वीन, ब्राउन्स, जर्मन फ्लैकविक तथा आयरन और इन नस्लों को भारत में लाया गया है, जो दूध उत्पादन में अति प्रसिद्ध है तथा 7 केंद्रीय प्रजनन केंद्र है। सूरतगढ़ राजस्थान, धमरोर गुजरात, आलामादी तमिलनाडु, चिपलिमा, सिमली, गुंडे ओडिशा, अंदेश नगर उत्तर प्रदेश, हेसर घट्टा कर्नाटक। भैंस देखिए यहाँ पर। अब यहाँ जो भैंस देखिए, भैंस भारतीय जनसंख्या का मुख्य दूध प्रदायक है। देश के कुल पशुधन में 70% भैंस है, लेकिन दूध उत्पादन में इनकी भागीदारी मात्र 55%। वास्तव में भारत में डेयरी उद्योग बहुत हद तक भैंसों पर निर्भर करता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारत में विश्व की 56% से अधिक भैंसें हैं। भारतीय भैंसों की उत्तम नस्ल है मुरहा, भदवारी, जाफराबादी, साउथी, मेहसाना, नागपुरी, रोहतक नीली रवि। देखिए मुरहा रोहतक हिसार गुड़गांव हरियाणा की देसी नस्ल है। इन भैंसों के छोटे सींग तथा विशाल शरीर होता है। ये भैंस प्रति दूध श्रवण लगभग 2000 किलो दूध देती है। ये देखिए ये भारवाही तथा कठिन कार्य के लिए उपयुक्त होती है। भदवारी नस्ल जिसका रंग हल्का होता है, इटावा तथा आगरा दूध यूपी के देसी नस्ल है। ये नस्ल प्रति दूध श्रवण लगभग 1600 किलो दूध देती है। अब हम देखिए क्या इसमें जो आपको कहा गया कि भारतीय मवेशी एवं भैंस संपदा न सिर्फ कमजोर है, बल्कि इन्हें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। पशुधन को बीमारियों से बचाने के लिए पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कानून किया गया। इसी तरह राष्ट्रीय रिंडरपेस्ट उन्मूलन परियोजना द्वारा रिंडरपेस्ट एवं बोवाइटन प्लेलोनीमोनिया की रोकथाम की जा रही है। देखिए बकरी पालन देखिए यहाँ पर क्या, बकरी में दूध, मांस तथा चमड़ा प्राप्त होता है। बकरी से दूध, मांस तथा चमड़ा प्राप्त होता है। यह मांस का मुख्य स्रोत है, क्योंकि बकरियों के कुल मांस का लगभग 35% हिस्सा है। 1951 में भारत में बकरियों की संख्या लगभग 27 मिलियन थी, जो 2012 में बढ़कर लगभग 124 मिलियन टन हो गई। देखिए हो गए। बकरियों की संख्या सबसे अधिक बिहार राज्य में, जिसके बाद क्रमशः राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का स्थान आता है। 90% अधिक बकरियां देसी है। बकरियों की कुछ प्रमुख नस्लें आपको अधिक अंगूर आता अथवा हिमाचलई, जिसे हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर की गद्दी अथवा चंबा नस्ल कहते हैं। यह नस्ल की यहाँ पर क्या, यह नस्ल कोमल पश्मीना, यह नस्ल आपको कोमल पश्मीना ऊन, मांस और चमड़ा प्रदान करती है। जबकि जमुनापरी नस्ल यह नस्ल जमुना तथा चंबल घाटी के बीच पाई जाती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में मारवाड़ी, मेहसानवी, काठियावाड़ी तथा जारवाड़ी मुख्य नस्ल है। हाल ही में कुछ विदेशी नस्ल की बकरियां हैं, जिसे अल्पाइन, नूमियन, सानेन इत्यादि का इस्तेमाल देसी नस्लों के साथ संकरण के लिए किया गया है, ताकि उनके दूध की मात्रा बढ़े, साथ ही उनसे अधिक मांस प्राप्त किया जा सके। भेड़ पालन के हम देखिए क्या, देखिए यहाँ पर क्या, भेड़ पालन देखिए यहाँ पर विश्व के भेड़ों कुल संख्या का 4% भारत में है। ये मांस, ऊन तथा चमड़े का स्रोत है। भारत में 1951 में लगभग 39 मिलियन भेड़ थी, जो 2005-06 में बढ़कर 55 मिलियन हो गई। 2005-06 में देश में कच्चे ऊन देखिए 2005-06 में देश में कच्चे ऊन का कुल उत्पादन लगभग 45,000 टन था। भारत में भेड़ पालन मुख्यतः राजस्थान में किया जाता है 25%, जिसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश 16%, तमिलनाडु 12%, कर्नाटक 11%, महाराष्ट्र 6% स्थान आता है। भेड़ के मुख्य प्रकार हैं आपको लोही, कच्छी, बीकानेरी, मारवाड़ी, काठियावाड़ी, जैसलमेरी, सोनारी, मालपुरी, मांगरा, शेखावती, पुंगल, दक्कनी, नेल्लोरी, बेलारी, गुरेजी, करना, बकरवार तथा गद्दी। भारतीय ऊन ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका को ऊन की अपेक्षा निम्न स्तर की होती है। अपरिष्कृत कालीन ऊन कहलाता है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन को ऊन निर्यात करता है। भारत में भेड़ों की नस्ल निम्न स्तर के देश
यहाँ देखिए क्या है कि देश में भेड़ों की नस्ल को सुधारने का प्रयास जारी है। इस प्रक्रिया में स्थानीय नस्ल की भेड़ों का संस्करण के इस प्रक्रिया में स्थानीय नस्ल की भेड़ों का संस्करण उन्नत विदेशी नस्ल है, जैसे ऑस्ट्रियन मेरिनो, रूसी मेरिनो, स्पेनिश मेरिनो, सोवियत लीसेस्टर तथा लिंकन द्वारा कराया जाता है। कुक्कुट पालन की बात यहाँ पर देखिए, आप कुक्कुट पालन की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए क्या कि पोल्ट्री में घरेलू कुक्कुट जैसे चिकन, चूजे, बत्तख, गीज, जापानी बटेर, ईमू तथा तुर्की पीरू शामिल है। इनसे मांस, अंडे तथा पंख प्राप्त किए जाते हैं। कुक्कुट पालन में कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है तथा इससे एक अच्छा अतिरिक्त मुनाफा कमाया जा सकता है। इससे ग्रामीण लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलता है। भारत में लगभग 300 मिलियन मुर्गियां हैं, जिन्होंने 2011-12 में लगभग 54 मिलियन अंडे दिए। देखिए हम के भारत मुर्गी पालन व्यवसाय अवैज्ञानिक व्यवसाय से वाणिज्यिक उत्पादन प्रणाली तक विकसित हुई है। 2006-07 के दौरान अंडों का उत्पादन 50.70 बिलियन था, जो 2011-12 के दौरान बढ़कर 66.45 मिलियन हो गया। भारत में कुक्कुट की वर्तमान कुल जनसंख्या 729.21 मिलियन है, और जो ये डाटा महत्वपूर्ण नहीं है। इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य कुक्कुट में अग्रणी राज्य जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और हरियाणा थे। अब देखिए यहाँ पर सरकारी नीतियाँ, आप देखिए सरकारी नीतियाँ इस समय क्या आपको रहा है। इसमें जो आपको कहा गया है कि भारत सरकार देखिए विभिन्न डेयरी विकास योजनाओं को लागू करके दूध और उसके उत्पादों गुणवत्ता के दूध की खरीद, इसके संस्करण, विपणन में सुधार लाने के प्रयास कर रही है। भारत के डेयरी विकास राष्ट्रीय कार्यक्रम NPDD देखिए। दूसरा आपको राष्ट्रीय डेयरी योजना देखिए चरण 1 देखिए। तीसरा आपको डेयरी सहकारी समितियों की सहायता देखिए। चौथा आपको डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास DIDF देखिए। पशुओं के देखिए यहाँ पर क्या, पशुओं की जनसंख्या और उत्पादन को बढ़ाने की कुछ महत्वपूर्ण योजना देखिए यहाँ पर क्या, राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM देखिए। इसे रुपये 2025 करोड़ के परिव्यय के साथ 2014 में शुरू किया गया था। भारत में 80% मवेशी स्वदेशी और गैर विवरणी नस्ल है, जिनके दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। हालांकि देसी मवेशियों की संख्या में कमी आ रही है और कुछ नस्ल जैसे पुग ने खत्म पड़ गई। इसलिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण बढ़ावा देगी। अब के दूसरा राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र NKBC देखिए। NKBC यह केंद्र संचालित है, जिसे 2014 में मंजूरी मिली। इसके लिए रुपये 50 करोड़ आवंटित किए गए। इसका उद्देश्य आपको गोजातीय नस्लों का संरक्षण, उत्पादन बढ़ाना, अनुवांशिक योग्यता को उन्नत करना, कुलीन बीजाणु की आपूर्ति करना और विलुप्त होने खतरे में आने वाली नस्लों की रक्षा करना है। RGM पुरस्कार देखिए, पशु चिकित्सा पद्धतियों के भारत के राज्यों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए इस पुरस्कार के सभी राज्य केंद्रशासित प्रदेश पात्र हैं, जो राष्ट्रीय अभियान मिशन के तहत योजनाओं कार्यों में भाग लेते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर है, अब आगे यहाँ देखिए आपको देखिए ई पशु आहार देखिए आप। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो गो जाते विक्रेता और खरीदारों को बाजार प्रदान करता है। यह बिचौलियों की भागीदारी को कम करता है और किसान की आय में वृद्धि करता है। यह किसानों को रोगमुक्त जन्मपराग आनुवंशिक गुण भी उपलब्ध कराता है। देखिए यहाँ पर भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी इस तकनीक के प्रजनन रणनीतियों में क्रांति लाती है। यह देखिए MOET देखिए क्या, MOET एकाधिक अंड उत्सर्ग और भ्रूण हस्तांतरण जैसी तकनीक के माध्यम से आनुवंशिक संरचना में सुधार का यह बड़ा उपकरण साबित हुआ है। अब के राष्ट्रीय पुरस्कार की बात देखिए, किसान गोपाल रत्न पुरस्कार। यहाँ पर किसान गोपाल रत्न पुरस्कार किसानों को देसी नस्ल के सर्वश्रेष्ठ झुंड को बनाए रखने और सर्वोत्तम प्रबंध प्रथाओं के लिए दिया जाता है। दूसरा देखिए राष्ट्रीय कामधेनु पुरस्कार संस्थाओं या ट्रस्ट द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित स्वदेशी झुंडों को दिया जाता है। भारत में कुक्कुट पालन के क्षेत्र में उत्पादन का कुल मूल्य 15,000 करोड़ रुपये से अधिक था। इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में 3 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। वर्ष 2005 में इस क्षेत्र में से लगभग 1.9 मिलियन मांस का उत्पादन किया गया। देश में सबसे अधिक मुर्गियों की संख्या आंध्र प्रदेश है, जिसके बाद क्रमशः बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। पोल्ट्री फार्म का विकास लगभग सभी महानगर केंद्रों के निकट हुआ, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, नागपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, भुवनेश्वर, शिमला, अजमेर में है। भारत में यहाँ पर क्या, भारत में कुक्कुट को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला कि देसी तथा दूसरा विदेशी के आयात किया गया। देसी नस्ल में चिट्टागोंग, पंजाबी, ब्राउन, छगास, लोलाब, नेकेड नेक, तीतर, बरसा, तिल्ली, चेरी इत्यादि शामिल। विदेशी नस्ल में आपको व्हाइट लेगहॉर्न, रोड रेड, ब्लैक मिनोक्स, प्लेमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, लाइट ससेक्स, ब्राउन लेगहॉर्न,
एस्ट्रोलॉब इत्यादि शामिल है। देखिए केंद्रीय पोल्ट्री फार्म मुंबई, हरास घट्टा, बेंगलुरु के नजदीक, चंडीगढ़ तथा भुवनेश्वर स्थित। इसकी स्थापना मुर्गियों की नस्ल में सुधार लाने तथा और अधिक अंडे के उत्पादन के लिए की गई है। उत्पादों के निर्यात जैसे जीवित मुर्गियां, अंडे, प्रजनक अंडे का पाउडर, फ्रोजन अंडे तथा पोल्ट्री मांस बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण पश्चिम एशिया देश, जापान, डेनमार्क, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, अंगोला जैसे देशों में क्या आता है बर्ड फ्लू। देखिए बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा ने भारत देखिए बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा ने भारत में पोल्ट्री फार्म के लिए अनेक समस्याएं खड़ी की। पहली बार इसका प्रकोप महाराष्ट्र के एक छोटे से क्षेत्र में 2006 में देखा गया। कुछ महीने उपरांत दूसरी बार भी इसका प्रकोप महाराष्ट्र में ही हुआ। इस स्थिति का सामना करने के लिए एक सक्रिय निरीक्षण कार्यक्रम देश में चलाया जा रहा है, जिसके एवियन इन्फ्लुएंजा को शीघ्र रूप से पता करने पर बल दिया गया है। सरकार के पास पोल्ट्री टीके का एक अनुकूल भंडार कायम रहता है। भारत में एक पूर्ण रूप से लेस जैव शास्त्र 3 प्रयोगशाला भोपाल में स्थित है। देखिए यहाँ से जो चैप्टर आपको था उस सेक्शन का वो पूरी तरह से आपको खत्म होता है। तो आपको यहाँ से